पूरे इंटरनेट में अगर देखा जाए, भारत के सबसे अमीर किसान जिसके पास अपना खुद का हेलीकॉप्टर है। जब लोग दुहाई देते हैं यार किसान तो हमेशा गरीब ही रहेगा, अमीर होना और अमीर होते हुए भी खुद का हेलीकॉप्टर लेना तो बहुत बड़ी बात है। बैंक में आप जॉब करते थे, जॉब छोड़ी किसानी पे आए। खेती तो हमारा पुश्तैनी काम ही था। बैंक में आया तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न चलता ही था कि भाई खेती में प्रॉफिट क्यों उतना अच्छा नहीं हो रहा है। तो मुझे समझ में आया कि भाई खेती जो है घाटे का सौदा है। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। तो मुझे लगा हाँ, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्यूशन भी जरूर होगा। तो वहीं से मैंने खेती के इकोनॉमिक्स पे काम किया। बस्तर को आपने अपना कार्यक्षेत्र चुना, नाम लेते ही जिसमें डर लगता था। बस्तर का बहुत ही पिछड़ा इलाका है, दरभा विकास खंड। दरभा विकास खंड इसलिए जाना जाता है कि अच्छे कामों के लिए नहीं, अगर आपको ख्याल हो एक नक्सलाइट अटैक हुआ था। किसान गलती कहाँ कर रहा है, अगर फोकस करके वो चीजें उसको बता दी जाए तो पिन पॉइंट पे उस समस्या को वो सुलझा सकता है। किसान के पास पहली चीज तो चॉइस नहीं है ही नहीं है उसके पास कोई ऑप्शन। या तो फिर वो शहर में आए या मजदूरी करे। हम एग्रो बिजनेस की बात कर रहे हैं या एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं? लेकिन एग्रीकल्चर में कह रहे हैं पैसा नहीं है, बिजनेस में ही पैसा है। एग्रो बिजनेस में बिजनेस है, एग्रो बिजनेस। हमारे यहाँ एग्रो बिजनेस नहीं है, एग्रीकल्चर है, संस्कृति है खेती। जो खरीदार है वो एग्रो बिजनेस के नजरिए से देखता है और किसान एग्रीकल्चर के नजरिए से देख रहा है। हमारे देश में मिडिल मैन जो है अब तक वही मलाई खाता रहा है। हेलो जबलपुर, हेलो अमृतसर, सुबह उठ के बात कर लिए, रेट को कंट्रोल कर लिया और रेट वो तय करते थे मिडिल मैन। दुनिया में हर चीज का रेट सर पेन है बनाने वाला तय करता है, चश्मा बनाने वाला तय करता है। लेकिन हम किसान ही एक अभागा ऐसा है जो पैदा करता है और सेठ जी रेट तय करते हैं। किसान को अनस्किल्ड मानते हैं। अगर कोई 3 महीने का ट्रेनिंग ले लेता है मिस्त्री का या बढ़ईगिरी का तो स्किल लेबर में आ जाता है, बढ़ई बन जाता है 3 महीने की ट्रेनिंग से। 30-30 साल एक स्पेशलाइज खेती का काम करके भी आप उसको स्किल लेबर नहीं मानते किसान को। सरकार बहुत सारे यंत्रों पर, बीज पर बहुत सारी सब्सिडीज देती है। सब्सिडी किसानों के लिए कितना फायदेमंद है, इससे उबर सकता है या ट्रैप है ये? मैं कहता हूँ कि किसानों को सब्सिडी मत दीजिए, उनके उत्पादन का वाजिब मूल्य दिला दीजिए। लोग कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा है, मुनाफे का नहीं है। घाटा से मुनाफे का सफर आपने जो तय किया है, क्या क्या खेती कर रहे हैं? जड़ी बूटी की खेती मैंने चालू की। उसके पीछे कारण यह है, सूखा दीजिए तो 4 साल तक खराब नहीं होते हो कि भाई जब अच्छा रेट आएगा तब हम बेचेंगे। लेकिन टमाटर साग सब्जी हम नहीं कर पाते थे। सर, आज किसान को एक मॉडल चाहिए। आपने लगभग 20-25 साल पहले ही एक मॉडल बनाया और अब बहुत सफल आप उस मॉडल पर एक देश के सामने, दुनिया के सामने एक उदाहरण है। क्या है मॉडल? बाजार में वही उगाइए जिसकी ज्यादा डिमांड हो। जैसे अब टमाटर की डिमांड नहीं है, सब कोई टमाटर उगा रहे हो तो फेंकना ही पड़ेगा आपको। अभी कितने एरिया में आप खेती कर रहे हैं? 1000 एकड़ जमीन में है। 1 एकड़ को मैं 50 एकड़ बनाने का जादू जानता हूँ। This episode is sponsored by Surya Pipe. प्रकाश सूर्या, जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल। प्रकाश सूर्या GI पाइप्स, चले सालों साल। राजाराम त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है द किसान शो के इस एपिसोड में। मुझे बहुत खुशी है आपसे बातचीत करने पर। और ऐसा पूरे इंटरनेट में अगर देखा जाए और बाकी सब देखा जाए तो भारत के सबसे अमीर किसान जिसके पास अपना खुद का हेलीकॉप्टर है, ये उपमा, ये संज्ञा दी जाती है। और ये एक किसान कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी बात है कि उस कम्युनिटी का कोई एक व्यक्ति, जैसे हम बात करें कि आज पूरे हमारे आदिवासी कम्युनिटी से कोई अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना है तो सभी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा एक बात है। तो ऐसे ही किसानों की कम्युनिटी के लिए एक अमीर होना, यानी जब लोग दुहाई देते हैं यार किसान तो हमेशा गरीब ही रहेगा, अमीर होना और अमीर होते हुए भी खुद का हेलीकॉप्टर लेना, ये भौतिक रूप से ही हम बात करें तो बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। बैंक में आप एक पोस्ट पर थे, यानी बैंक में जॉब करते थे, जॉब छोड़ी किसानी पे आए। बस्तर जो एक, हम बस्तर पर भी बातचीत करेंगे। बस्तर बहुत नाम लेते ही जो जिसमें डर लगता था, वैसे बस्तर को आपने एक अपना कार्यक्षेत्र चुना,
एक रोल मॉडल के रूप में उसको बनाया है आपने। शुरुआत कैसे हुई आपके जर्नी की? नमस्कार गौतम जी। दरअसल खेती तो हमारा पुश्तैनी काम ही था। मैं बस्तर का बहुत ही पिछड़ा इलाका है, दरभा विकास खंड। दरभा विकास खंड इसलिए जाना जाता है कि अच्छे कामों के लिए नहीं, अगर आपको ख्याल हो एक नक्सलाइट अटैक हुआ था कांग्रेसी नेताओं के काफिले में, डॉक्टर विद्याचरण शुक्ल जी जिसमें चले। हाँ, जिसमें विद्याचरण शुक्ला जी और दंत कुमार पटेल जी उस समय के कांग्रेस थे। जिला कौन सा पड़ता है? जिला बस्तर जिला था। जिला बस्तरी जी। और दरभा विकास खंड और झीरम घाट कांड जिसे सुनते हैं, झीरम घाट। तो जो झीरम घाट कांड जहाँ हुआ वहाँ तक हम जब 8वीं की परीक्षा दे रहे थे दरभा स्कूल में, तो हम मध्याह्न भोजन के लिए लकड़ी बीनने जाते थे उस जगह पे जहाँ कांड हुआ। तो मैं बस्तर में ही पैदा हुआ, पला बढ़ा। मेरे पिताजी वहाँ शिक्षक थे और बचपन से ही खेती हम करते रहे। पढ़ाई और खेती साथ में चलती रही। बट बीच में ठीक आपने कहा कि मैं बैंक में नौकरी में गया। इससे पहले कॉलेज के प्रोफेसर में भी मेरी नौकरी लगी। मैं एडीओ यानी सहायक विकास विस्तार अधिकारी में करीब 4-5 साल तक था। और मेरी पोस्टिंग जो जगरगुंडा, जिसे नक्सलाइटों की राजधानी कहा जाता था पहले, 4-5 सालों तक, जहाँ अनाज जो है हेलीकॉप्टर से पहुँचता था। अनाज हेलीकॉप्टर से? जी जी। अच्छा, उस समय त्रिपाठी जी हम एक पाठ पढ़ा करते थे बचपन में, आबू झमाड़ के बनवासी ऐसा करके, मतलब मैं सुनता था, पता नहीं कितना, कि जनगणना वाले लोग भी वहाँ अंदर तक नहीं जा पाते थे। ये सही है? जी हाँ, अभी भी अब तो काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो गई, लेकिन अबूझमाड़ का बहुत सारा क्षेत्र प्रॉपर सर्वे होना अभी भी बचा हुआ है। अच्छा। एक तो बहुत घने जंगल हैं और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है अबूझमाड़ का। तो हाँ, अबूझमाड़ का मतलब ही होता है जिसे बुझा न जा गया हो। जी, आबू झमाड़ जी। तो फिर बैंक में जॉब करते थे, फिर आगे? जी, फिर मैं जब बैंक में आया तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न चलता ही था कि भाई खेती में प्रॉफिट क्यों उतना अच्छा नहीं हो रहा है। तो जब बैंक में गया तो मुझे रिकवरी का काम दिया गया और बस्तर में सबसे ज़्यादा डिफाल्टर ट्रैक्टर के किसान थे। अच्छा जी। तो मैं बस्तर के ग्रामीण बैंक में डिप्यूट हुआ। स्टेट बैंक का अधिकारी था और वहाँ की ग्रामीण बैंक स्टेट बैंक से प्रायोजित थी। तो मैं ग्रामीण बैंक के ऑफिसर के रूप में गया वहाँ पे और देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है डिफाल्टर हो रहे हैं और उनकी बड़ी लंबी लिस्ट है और लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर के किसान हैं। तो चूँकि मैं बस्तर का ही पला बढ़ा युवक था, तो मैं जानता था कि बस्तर का किसान बेईमान नहीं है कि कर्जा ना पटाए। तो मैं कारण जानना चाहा कि भाई क्या कारण है कि आप नहीं पटाए। तो मैं वो लिस्ट के हर किसान से मिलने लगा, तो सबने ये बताया कि भाई ट्रैक्टर ने लिया लेकिन प्रॉफिट तो होता नहीं है। अच्छा। तो मैंने प्रोजेक्ट पढ़ा कि भाई ट्रैक्टर बड़ा लोन होता है और लोन देने के पहले उसका एक आय व्यय का खाका बनाया जाता है कि कैसे किसान चुकता करेगा उसको। जी, चुकता करेगा। एग्जैक्टली। तो मैंने देखा कि उसमें लिखा था कि 1200 घंटे चलेगा, एक फसल के बजाय 2 फसल ले लेगा, ये प्रॉफिट में आएगा। और मैंने देखा कहीं हुआ नहीं। 1200 के बजाय 300 घंटे चलते थे ट्रैक्टर और साथ में फसल भी, कोई ट्रैक्टर अगर आप खरीद लिए तो फसल का उत्पादन डबल हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। तो मुझे समझ में आया कि भाई खेती जो है घाटे का सौदा है। तो वहीं से मैंने खेती के इकोनॉमिक्स पे काम किया। तो मैंने पाया कि जो बैंकों को स्केल ऑफ फाइनेंस एक लेखा जोखा दिया जाता है, भारत के सभी बैंकों को नाबार्ड देता है। नाबार्ड एग्रीकल्चर के मामले में बैंकों का बैंक है। तो वो देता है कि भाई इस फसल में ये लाभ होगा, इतना फ़ायदा होगा और इसमें अधिकतम इतना लोन आप दे सकते हो। तो मैंने वो आय व्यय का लेखा पढ़ा, ट्रैक्टर का भी पढ़ा। तो मैंने पाया कि उसमें जो डाटा है कि इतना फ़ायदा होगा, वो वास्तव में घाटे का सौदा इसलिए है कि अगर आप ज़रा कल्पना करो कि आप खेती करने जा रहे हो तो आप लीज पे ज़मीन लो तो 5-10 हज़ार रुपये लीज का देना पड़ेगा। और पुश्तैनी ज़मीन भी आपकी है तो आपने ज़मीन बाप दादाओं ने भी तो उसे खरीदा ही है। तो वो एक एसेट है, मतलब लागत है। तो ज़मीन की लागत को हम लोग गिनते ही नहीं खेती में। बिल्कुल। उस समय मैंने देखा। दूसरा, किसान जो मेहनत करता है, उसका परिवार करता है, उसकी मजदूरी भी हम नहीं गिनते। वो अनस्किल्ड लेबर में आता है। कई बार हम देखते हैं किसान को अनस्किल्ड मानते हैं। मैं यहाँ एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि अगर कोई 3 महीने का ट्रेनिंग ले लेता है
मिस्त्री का या बढ़ईगिरी का, स्किल डेवलपमेंट का, तो स्किल लेबर में आ जाता है, बढ़ई बन जाता है 3 महीने की ट्रेनिंग से, या राजगीर बन जाता है, ठीक है, मेंशन बन जाता है। और 30-30 साल एक स्पेशलाइज खेती का काम करके भी आप उसको स्किल लेबर नहीं मानते किसान को। बहुत बहुत सही बताया है ना? बहुत सही पढ़ा। तो मुझे लगा कि हाँ, ये अगर किसान के परिवार की मजदूरी जोड़ी जाए और ज़मीन का किराया जोड़ा जाए तो खेती घाटे में जाती है। तो फिर मैंने नाबार्ड को लिखा इसको, तो इन पर्सन लिखा, तो उन्होंने बुलाया मुझे कि आप प्रूव करो, कैसे आप बोलते हो कि खेती घाटे का सौदा है और आपके आंकड़े गलत है। तो फिर मैंने प्रूव किया चेयरमैन जो थे उनको सामने। तो फिर उन्होंने कहा आप 2 दिन रुको, सारे ईडी को हम बुलाते हैं, उनके सामने आप प्रूव करो। तो दोबारा मैंने बताया कि हाँ, ये देखिए, आप जो प्रमुख 5 फसलें हैं उनके ये डाटा है, इसमें ज़मीन की रेंट जोड़ दीजिए और साथ में किसान जो मोटरसाइकिल से आता जाता है उसको भी खर्चा जोड़ दीजिए, मेहनत जो करता है उसको जोड़ दीजिए, और ट्रैक्टर का जो डिप्रिसिएशन है उसको भी जोड़ दीजिए। 7 साल में तो 0 हो जाता है, 6 लाख 7 लाख रुपया, तो पर ईयर 1 लाख रुपया वो भी घाटे में जा रहा है, वो भी खेती के खर्चे में जोड़िए, तो सारी खेती घाटे की। तो उन्होंने सिर पकड़ लिया। बट बोले त्रिपाठी जी, आप पॉइंट तो प्रूव किए, लेकिन आपके दिमाग में बात आई तो इसका सॉल्यूशन भी आप ढूंढो, वो प्रॉफिटेबल कैसे होगा। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। वो मुझे लगा हाँ, अब अगर हम प्रॉब्लम ढूंढे तो जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्यूशन भी जरूर होगा। तो आपको नहीं लगा घाटे में ही जाना चाहिए, उसमें तो और घाटा होगा, ऐसा ही नहीं लगा? नहीं, मुझे लगा, जो मुझे चैलेंज दिया उन्होंने कि भाई प्रॉब्लम बताना तो बड़ी सरल बात है, आपने प्रॉब्लम बना दिया, हम मान भी लिए, लेकिन बात तो तब बने जब आप इसका सॉल्यूशन ढूंढो। तो आई टुक लाइक ए चैलेंज। मैंने सोचा कि इस पर काम किया जाए। तो मैंने आया और पहला तो मैंने साग सब्जी उगाना चालू किया और एक्जोटिक वेज। अच्छा, आपके पास खुद खेती थी? हाँ, खेती तो मैंने बताया बचपन से ही। हम कितनी लगभग? उस समय हमारे पास मेरे मतलब पिताजी, चाचा जी 3 भाई थे, तीनों के मिला के करीब 30-35 एकड़ ज़मीन तीनों के बीच में थी। और संयुक्त परिवार था। आज भी हमारा 45 आदमी का संयुक्त परिवार है। तो हमने ये सोचा कि बॉम्बे, दिल्ली के 5 स्टार होटलों में जो सब्जियां ब्रोकोली, लेट्यूस, लाल, पीला, नीला कैप्सिकम खाते हैं, उसे उगाएं। और चूंकि मैं बैंक में था, ही मार्केटिंग समझ में आती थी, तो मैं गया, उनसे टाई अप किया, तो बड़ा अच्छा रेट बताया उसका। तो मैं सोचा इसको मैं उगाता हूँ बस्तर में, और मैंने उगाया उसको। और मतलब कोल्ड वेन लिया कि भाई वो मुरझाने ना पाए, शाम को तोड़ें और रायपुर 250 किलोमीटर ला के एयरपोर्ट पे दें, और एयरपोर्ट से टाई अप किया कि भाई उसको मैं कार्गो में डाल दूंगा और बॉम्बे आपको भेजना है। पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरा टाई अप किया मैं। लेकिन हुआ क्या कि वो जो सब्जी रायपुर एयरपोर्ट तक तो हम उसको फ्रेश ले जाते थे, मतलब AC वैन में ले जाके, लेकिन वहाँ पे नियम यह है कि कार्गो में 2 घंटा पहले आप सामान उनको दो। अच्छा। और उसको टोकरे को बाहर रख देते थे। कोई AC चेम्बर था नहीं उनके पास। मैं बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ। कब की बात है? मैं आपको करीब 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा। तो अब रायपुर की गर्मी इतनी भीषण है कि 2 घंटा 3 घंटा अगर 10 बजे 11 बजे हम रख दिए और 2 घंटे बाद फ्लाइट आ रही है, तो 2 घंटे में वो पूरा मुरझा के 0 हो गया। तो पहला ही लॉट जाके कैंसिल हो गया। उन्होंने हमारी लेट्यूस, ब्रोकोली की हालत देखे, सब मुरझाए हुए। तो उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा हमारे यहाँ। तो मतलब पहले बार ही भारी असफलता थी, लॉस में गए। तो ये भी हुआ कि भाई इतनी बढ़िया नौकरी आप छोड़ के खेती कर रहे हो। तो और मैं पढ़ता भी रहता था। तो तक आपने बैंक से जॉब छोड़ दी? जी, मैंने बैंक से जॉब छोड़ दिया। तो लोग बोले कि ज़्यादा पढ़ लिया है, तो हमारे यहाँ ज्ञानमया बोलते हैं, मतलब जो ज़्यादा पढ़ लिया। तब तक मैं BSc, LLB और 2 विषय में MA कर चुका था। तो लोग बोले ज़्यादा पढ़ लिया इसलिए उसका दिमाग ख़राब हो गया है। तो फिर लेकिन उसके बाद मैंने समझा कि पेरिशेबल आइटम जो है, यानी साग सब्जी तुरंत मुरझा जाती है, ऐसी चीज़ करूँ जो मुरझाए ना। ठीक है। तो इससे शुरुआत हुई आपकी जर्नी की, जड़ी बूटी की। पूरा आप समझेंगे आज का आपका पूरा मॉडल, उस पर विस्तार से बात करेंगे। एक सामान्य सा प्रश्न आता है, जब आपने ट्रैक्टर पे लोन लेने की बात की, और लोग लेते भी थे, सरकार बहुत सारे यंत्रों पर, बीज पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के नाम पर बहुत सारी सब्सिडीज़ देती। हम देखते हैं हर साल बजट में एलोकेशन होता है सब्सिडी का। सब्सिडी किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, इससे उबर सकता है या ट्रैप है ये? देखिए, मेरा मानना है कि किसान को
जो सब्सिडी हम दे रहे हैं इस रूप में नहीं दिया जाना चाहिए। अच्छा। पहली बात तो जो जिन सेगमेंट में हम देते हैं उनमें कॉरपोरेट पहले से ही प्रोग्राम बना लेता है कि ये जो सब्सिडी है इसको कैसे ग्रैब किया जाए, तो वास्तव में किसान तक वो पहुंच ही नहीं पाती। मान लीजिए कोई उदाहरण स्प्रिंकलर का बताता हूँ। स्प्रिंकलर सेट जो है कि हमारे समय 12,000 रुपये में 20 पाइप और 6 सेट दिए जाते थे 12,000 में। उसमें 50% सब्सिडी यानी 6,000 में हमको मिलता था। तो हम 6,000 लेके पॉकेट में लेके रायपुर अगर चले जाएं और होलसेलर के पास चले जाएं 6,000 में ऐसे ही मिल जाता है। तो अच्छा जी, तो इन चीज़ों से मुझे समझ में आया कि सब्सिडी का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मैं कहता हूँ कि किसानों को सब्सिडी मत दीजिए, उनके उत्पादन का वाजिब मूल्य दिला दीजिए। वाजिब मूल्य जो है, क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि सोने के भाव बताऊं 2070 का 2070 में या मेरे पिताजी की जो तनख्वाह थी लगभग सन 75 में 340 रुपये के आसपास थी, 75-76 में। और उस समय वो 300-350 में वो 3 बोरा चावल खरीद पाते थे। अच्छा, ठीक है। और आज मेरे एक भाई टीचर है, वो अपनी 1 महीने की तनख्वाह में 25 बोरा चावल खरीद सकता है। तो तनख्वाह कहाँ पहुँच गई? 8 गुना ज़्यादा बढ़ गई। और किसान को जो मूल्य मिल रहा है वो 8 गुना कम है। तो अभी भारत सरकार का एक सर्वे है, उसमें पाया कि पिछले 5 सालों का उन्होंने सर्वे निकाला था कि प्रति वर्ष सही मूल्य न मिल पाने के कारण किसानों को लगभग 5 लाख करोड़ का घाटा होता है, जबकि उनको सब्सिडी जो हम देते हैं अधिकतम लगभग 2 लाख करोड़ देते हैं। यानी 3 लाख करोड़ का घाटा किसान को हो रहा है। इस कारण वो कर्जग्रस्त हो जाता है। अच्छा। वो 3 लाख करोड़ के चलते। ठीक है भाई, जिस बिजनेस में 3 लाख करोड़ का किसान को घाटा हो रहा है, तो ये अगर सब्सिडी न दे के उनको वाजिब मूल्य दिला दिया जाता तो उनके जेब में ज़्यादा पैसे जाते। फिर भी छोटे किसानों के लिए सब्सिडी मेरा मानना है अच्छा है, क्योंकि दूसरे राष्ट्रों में भी बहुत सब्सिडी दी जाती है अन्य देशों में खेती पे। लेकिन सब्सिडी देने के साथ ये सुनिश्चित करना कि किसान की जेब तक पहुँचे। जैसे कि अभी किसान सम्मान निधि वगैरह कई योजनाएं हैं, डायरेक्ट बेनिफिट उनके खाते में पहुंचाया जाता है। वो सब्सिडी में भी वही होना चाहिए कि खाद की सब्सिडी सीधा किसान के। एक प्रयास ये भी चल रहा है, कृषि मंत्री जी कह रहे हैं अच्छा हम सीधा खाद की सब्सिडी ग्राहक तक या किसानों तक पहुंचाएंगे। ये एक बड़ा अच्छी सोच है। राजाराम जी, लोग कहते हैं कि, और आपने भी शोध किया कि खेती घाटे का सौदा है, मुनाफे का नहीं है। ये जो घाटा से मुनाफे का सफ़र आपने जो तय किया है, ये शुरुआत कैसे, कल्पना कैसे आई आपकी, कैसे शुरुआत की? देखिए, मैं बैंकर था, तो बैंकर जो है एक अच्छा बिजनेसमैन होता है। ठीक है, तो व्यापारियों का व्यापारी होता है बिजनेसमैन। तो 2-3 चीज़ें मैंने देखी कि किसानों को घाटा क्यों होता है। एक, पेरिशेबल अगर आइटम है, अगर पेरिशेबल आइटम है तो उसका निगोशिएशन पावर खत्म हो जाता है। टमाटर लेके बेचने गया, शाम तक नहीं बिका तो कल फेंकना है। पालक दिन भर में खत्म हो जाता है। तो अगर वो चीज़ स्टोर कर ले या प्रोसेसिंग कर ले उसका, जैसे टमाटर है तो केचप बना ले, 2 साल तक खराब नहीं होगा। तो दूसरा भंडारण उसके पास हो, कहीं कोल्ड स्टोरेज है वहाँ रख दे, तो भंडारण नहीं है, प्रोसेसिंग नहीं है। और तीसरी बात है डिमांड एंड सप्लाई। अगर बाजार में, देखिए बाजार राजा होता है, अगर जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा है, टमाटर कितना चाहिए उससे ज़्यादा अगर आपने टमाटर उगा लिया तो क्या होगा? टमाटर का भंडारण है नहीं आपके पास, प्रोसेसिंग है नहीं, फेंकना पड़ेगा। तो मैंने 3-4 चीज़ें देखी कि पेरिशेबल आइटम अगर उगाओ तो ये दोनों व्यवस्था करो। अन्यथा जैसे मैंने कहा जड़ी बूटी की खेती मैंने चालू की, उसके पीछे कारण यह है कि जड़ी मतलब जड़, बूटी मतलब पत्ते। सूखा दीजिए तो 4 साल तक खराब नहीं होते हो। ठीक है, तो निगोशिएशन पावर हमारा बढ़ जाता है कि भाई जब अच्छा रेट आएगा तब हम बेचेंगे। लेकिन टमाटर साग सब्जी हम नहीं कर पाते थे। तो टमाटर साग सब्जी सब चीज़ उगाते हैं हम, लेकिन उतना ही उगाते हैं जितना क्षेत्र की डिमांड हो। आप सर्वे करिए पहले किस चीज़ की डिमांड है और वही उगाइए। बाजार की मांग के अनुसार जब भी हम उगाएंगे तो मेरा मानना है बाजार पे करने को तैयार है। अच्छा, अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो आपका जो समूह है या आपने जो फर्म बनाया है माँ दंतेश्वरी
समूह, हर्बल समूह के नाम से। अभी कितने एरिया में आप खेती कर रहे हैं, क्या क्या खेती कर रहे हैं, टर्नओवर क्या क्या, हमारे दर्शकों को एक थोड़ा सा मोटा मोटा अंदाजा अगर पता चले तो। देखिए, मैं पहले क्लियर कर दूं, माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह कोई औपचारिक इस तरह का संगठन नहीं है कि एनजीओ बनाया या एफपीओ बनाया या कंपनी बनाया। इसमें सारे एक चीज़ आप सामुदायिक खेती कह सकते हैं। अच्छा। एक कॉमन प्लेटफार्म है, खेती हम अलग अलग करेंगे, एक दूसरे को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हेल्प करेंगे, निःशुल्क बीज हम आपस में खरीदेंगे, मार्केटिंग हम एक साथ करते हैं। हम एकजुट केवल मार्केटिंग के लिए होते हैं, नो जिंदाबाद नो मुर्दाबाद, कोई कोऑपरेटिव नहीं, हम एक साथ मार्केट करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पैसा कौन देता है? मैन्युफैक्चरर देगा, इंपोर्टर देगा, एक्सपोर्टर देगा। वो कहाँ से ले रहा है? बड़े आढ़तिये से। बड़ा आढ़तिया कहाँ से ले रहा है? मझोले आढ़तिया से, राज्य स्तरीय से। राजधानी में बैठा हुआ आढ़तिया राजधानियों से खरीद रहा है, राजधानी जिलों से खरीद रही है, बीच में चार चार भागीदार हो जाते हैं। तो हम जब बहुत सारे किसान मिलके एक साथ अपना उत्पादन को बेचते हैं तो वो एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, कारखाना वाले सीधा हमसे जुड़ जाते हैं। तो वो प्रीमियम प्राइस जो बीच में 3 जगह कट लगते थे, 3 और भागीदार थे, उनकी जगह हमने कोशिश की कि जो ग्राहक की ज़रूरत है, बल्क क्वांटिटी यानी बड़ी मात्रा में चाहिए होता है उनको, और होमोजेनस क्वालिटी यानी एक ही तरह का माल हो, ग्रेडिंग हो, तो ये हम किसान करके देने लगे। तो हम मार्केटिंग का एक फोरम है, हमारे यहाँ एक लिस्ट जाएगी, मान लीजिए हमारे पास 12 टन काली मिर्च जाना है, तो मेरा 10 टन है, आपका 50 किलो है, उनका 100 किलो है, उनका 800, सब अमाउंट रहेगा और एक ही रेट सबको मिलेगा और खाता नंबर रहेगा, उनके खाता में जमा हो जाएगा। तो इसलिए टर्नओवर कोई इस तरह से नहीं दिखेगा कि भाई, क्योंकि हर एक के खाते में जा रहा है पैसा, हर किसान का टर्नओवर है। ठीक है, इसमें मिडिल मैन की कोई भूमिका नहीं सर। हमारे देश में मिडिल मैन जो है अब तक वही मलाई खाता रहा है। हेलो जबलपुर, हेलो अमृतसर, सुबह उठ के बात कर लिए, रेट को कंट्रोल कर लिया और रेट वो तय करते थे मिडिल मैन। दुनिया में हर चीज़ का रेट सर, पेन है, ये पेन है, बनाने वाला तय करता है, चश्मा बनाने वाला तय करता है, लेकिन हम किसान ही एक अभागा ऐसा है जो पैदा करता है और सेठ जी रेट तय करते हैं। अब कम से कम गवर्नमेंट ने एमएसपी चालू किया तो कम से कम कुछ चीज़ों में तो एमएसपी है, लेकिन एमएसपी तय करने से नहीं होता, एमएसपी पे बिकना भी चाहिए पूरा का पूरा माल। तो मैं नहीं कहता कि सरकार पूरा खरीदे, मैं बार बार कहता हूँ सरकार का काम ही नहीं खरीदना, अभी जो खरीद रही है वो भी बंद कर देना चाहिए टोटल। अच्छा, आप बिल्कुल मत खरीदिए सर एमएसपी पे, सरकार का काम। लोग लड़ रहे इसलिए रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं कई बार इस बात को कहा भी हूँ कि सर कोई ज़रूरत नहीं है, किसान उगा रहा है वो बेचिए, आप केवल रेट तय करो। गवर्नमेंट रेगुलेशन के लिए होती है, बिजनेस करने के लिए नहीं होती है। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट बिजनेस करती है वहीं दिक्कत आता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को केवल एक नियम बना देना चाहिए कि भाई 32 रुपये किलो धान है, इससे कम में नहीं, इससे कम में अगर कोई खरीदता है तो उसका डिलीवरी चालान नहीं बनेगा, ट्रक का परमिट नहीं बनेगा, बिल नहीं बनेगा, और वहीं से टैक्स कट जाए। तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलेगा। बल्कि अभी तो गवर्नमेंट खरीद रही है तो फिर टैक्स वगैरह कुछ मिल नहीं पाता है, खुद खरीद रहे हो आप। बल्कि आप क्या करोगे, आप केवल तय करो कि कोई व्यापारी उस रेट से कम पे ना खरीदे, ये देखिए तो आपको बेनिफिट मिलेगा, टैक्सेस मिलेंगे और आपके खजाने से 1 रुपया खर्चा नहीं होगा। लोग कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। बिल्कुल नहीं बढ़ेगी सर, सवाल ही नहीं उठता है। आज भी 75 रुपया किलो आटा बिक रहा है और किसान को गेहूं का 25 रुपया 30 रुपया मिल जाए बहुत बड़ी बात है। 3 गुना में बिक रहा है उसको। आप वहाँ पे भी किसानों के द्वारा उगाई हुई चीज़ों पे रेगुलेशन फिक्स कर दो, जैसे दवाइयों पर करते हो कि 10% ही आप ले पाओगे, प्रोसेसिंग कास्ट, पैकेजिंग जोड़ लो और 8 से 10% आप अपना जोड़ लीजिए, तो आप देखेंगे 45 रुपये किलो से 50 रुपये किलो का आटा बिकेगा ही नहीं। आप अकूत फायदा कमाने का अवसर क्यों दे रहे हैं उनको? गवर्नमेंट को यही तो देखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी महंगाई। आप यकीन मानिए, एक 3 आदमी का परिवार है तो 10 किलो ही चावल लगता है सर, 5 रुपया में बढ़ गया तो 50 रुपये ही तो बढ़ा। आज के ज़माने में लोग 200 रुपया का, वो 200 रुपया का पॉपकॉर्न खरीद के खा रहे हैं 20 ग्राम मक्के को। ठीक है, और मक्का 14 रुपये किलो है सर, बिल्कुल 15,000 रुपये किलो मक्का खरीद के खा रहे हैं। तो मेरा मानना है केवल इसको रेगुलाइज करने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है ईमानदारी के साथ, और किसानों को भी सरकार के साथ मिल के बैठ के सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अजयराम जी, किसान मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत करता है। हम देखते हैं 6-6 महीना एक क्रॉप के पीछे पूरा लगा रहता है।
लेकिन आपने जैसा मार्केट रेट तय करता है उस मेहनत का मूल्य के नहीं। किसान के स्तर पर किसान गलती कहाँ कर रहा है, अगर फोकस करके वो चीज़ें उसको बता दी जाए तो पिन पॉइंट पे उस समस्या को वो सुलझा सकता है। लेकिन क्या पर्टिकुलर फोकस पॉइंट पर किसान को बताया जा रहा है कि गलती यहाँ हो रही है, या किसान स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि मैं गलती कर रहा हूँ? आपको देखिए, किसान के पास पहली चीज तो चॉइस नहीं है। किसान, भारत का किसान बाई चॉइस फार्मर नहीं है, बाई डिफॉल्ट फार्मर। ये कर रहे हैं, कुछ नहीं करा तो खेती कर, नहीं है ही नहीं है उसके पास कोई ऑप्शन। या तो फिर वो शहर में आए या मजदूरी करे, ठीक है। और भारत में क्या है, धरती से लगाव है। ख्याल करिएगा कि हम एग्रो बिजनेस की बात कर रहे हैं या एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। एग्रो बिजनेस में बिजनेस है, एग्रो बिजनेस। हमारे यहाँ एग्रो बिजनेस नहीं है, एग्रीकल्चर है, संस्कृति है खेती, ठीक है। तो लेकिन एग्रीकल्चर में कह रहे हैं पैसा नहीं है, बिजनेस में पैसा है। एग्जैक्टली वहीं आ रहा हूं मैं। तो एग्रीकल्चर को एग्रो बिजनेस के बीच में संतुलन कैसे आए? जो खरीदार है वो एग्रो बिजनेस के नजरिए से देखता है और किसान एग्रीकल्चर के नज़रिए से देख रहा है। तो मेरा मानना यह है कि किसान को एक तो भेड़ चाल में नहीं आना है, जो सब उगा रहे हैं मैं भी उगा लूँ। दूसरा, किसान को कौन बताएगा कि कौन सी क्रॉप कितने एकड़ में लगनी चाहिए? एक प्लान होना चाहिए। आप दुनिया में हर चीज़ का प्लान बनाते हो, क्रॉप प्लान होनी चाहिए आपका कि इस एरिया में ये फसल अच्छी होती है, इस जिले में ये अच्छी होती है, इतना आवश्यकता है, इतना यहाँ से उगेगा। 15-20% प्रोडक्शन कम आया है, ज़्यादा आया, उसको पहले से आप रख दीजिए, कुशन रखिए उतना, और एक प्लान बनाइए सो दैट कि उगाने के बाद वो असहाय न महसूस करे। ये प्याज निकला तो 3 रुपये किलो बिक रहा है, 4 रुपये किलो बिक रहा है, वही प्याज 4 महीने बाद 40 रुपये किलो बिक रहा है। लेकिन 4 रुपया का 40 रुपया सोचिए, एक का 2 करना जुआ है, एक का 6 करना फट्टा है, और 4 रुपये का 40, चले 10 गुना बेनिफिट हमारे यहाँ बिजनेस से, किसान की कीमत पे 4 रुपया का 40 रुपया में, और उपभोक्ता की जेब से 40 रुपया निकल रहा है सर, और किसान की जेब में 4 रुपया जा रहा है। यही तो बीच का अंतर है जो हमने सामुदायिक खेती करके मादर तिफरी हर्बल समूह बनाया कि भाई हम जुड़ेंगे, ऑर्गेनिक करेंगे और बेचेंगे साथ मिलके। एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म साझा, और इसमें क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं चलता अगर इसमें बेईमानी कोई करे कि मैं खरीद लूँ, राजा राम जी खरीद लें और बेच के पैसा कमाए, नो, बीच में कोई ट्रेडिंग नहीं होगा। और हर किसान को पता रहेगा उसका माल कहाँ जा रहा है, किस भाव में जा रहा है, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि बाजार में हर चीज़ डिस्क्लोज नहीं होती। अच्छा जी सर, आज किसान को एक मॉडल चाहिए। आपने लगभग 20-25 साल पहले ही एक मॉडल बनाया और अब बहुत सफल आप उस मॉडल पर एक देश के सामने, दुनिया के सामने एक उदाहरण है। क्या है मॉडल, कैसे इस पर आप काम कर रहे हैं? देखिए, जब मैंने खेती चालू की तो कोऑपरेटिव का मॉडल था। तो कोऑपरेटिव के मॉडल में बहुत सारी खामियां थी, मैंने देखा। जो लोकल पॉलिटिक्स है वो हाईजेक कर लेती है, और उसमें भी छोटा किसान को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो मैंने, चूँकि मैं बस्तर में हूँ तो ज़्यादातर वहाँ आदिवासी किसान हैं, और वहाँ आदिवासी की ज़मीन, गैर आदिवासी की ज़मीन, इसको लेके बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। तो मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं जुड़े, उनमें आदिवासी भी हुए, जैसे डॉक्टर उदय बिसेन हैं, बहुत सारे और सरस्वती नेताम हैं, ये बहुत सारे आदिवासी किसान, कृष्णा नेताम, ये जुड़ते गए धीरे धीरे। तो हम लोग साझा बाउंड्री बनाते हैं। अच्छा, ठीक, साझा बाउंड्री बनाने से क्या हुआ, 20 किसान है तो 20 चौकीदार नहीं लगेंगे वहाँ पे। अच्छा, फेंसिंग एक साथ आपने कर जी, दी। अच्छा, और जिसका जितना रेशियो है बांट लिया। आपका 10 एकड़ है, 5 एकड़, 18 एकड़, खर्चा बांट लिया। तो वहीं से समझ में आया कि फेंसिंग में एक सिद्धांत है, जितनी बड़ी फेंसिंग होगी उतना पर एकड़ का लागत कम होता है। अच्छा, हाँ, अब सर 1 एकड़ को आप चारों तरफ से घेरिए, और जैसे बढ़ाते जाओगे लागत कम होती फेंसिंग जाएगी। में पैसा बचा लिया पहले जी, आप। तो वहीं से मेरे को समझ में आया कि ये तो फेंसिंग में जब पैसा बचा, जैसे एरिया बढ़ाते जाओ पर एकड़ कम लागत कम होती जाती है। फिर चौकीदारी का बच गया सर, तो एक ही चौकीदार काफ़ी है। अच्छा, ठीक है। फिर पंप का बच गया कि भाई 3 पंप ले लिए तो 70 एकड़ का हो रहा है, 100 एकड़ का बना लिया हमने एक एरिया, और बांट दिया उसमें कि जितना एकड़ उतना बिजली बिल बांट लेंगे। ठीक है। तो हमने देखा कि खर्चा कम होते गया। तो खेती आपकी 5 एकड़ है, आपकी खेती सर, आप मेहनत करोगे, वो अपना मेहनत करेंगे, सब कोई अपना अपना करेगा। बेचते समय हम एक होंगे, लगाते टाइम हमने कॉमन बाउंड्री, कॉमन देखभाल रखेंगे, सेम वैरायटी लगा रहे हैं तो। अच्छा, ये कैसे तय करते हैं, ये तुम लगाओ ये हम लगाएं, या एक ही जैसे सब लगाते हैं? ना,
जैसे अपलैंड है, बहुत ज़्यादा, कहीं 100 एकड़ में है अपलैंड है, तो यहाँ ये क्रॉप होगी, ये आप लगा लो, ठीक है। यहाँ जहाँ लो लैंड है तो वहाँ जहाँ पानी पकड़ रहा है तो वहाँ बच होगी हर्बल में, या ब्राह्मी होगी, या धान होएगा तो धान वाली जगह में बच और ब्राह्मी उगा लिया। तो ज़मीन को देख के, ठीक है, पानी की उपलब्धता को देख के तय करते हैं। अच्छा। ठीक है, किया सब आपने हर्बल प्रोडक्ट जी, हमने ज़्यादातर हर्बल ही किया। क्या है कि धान, गेहूँ, चावल, फल जितना भी है, मैंने एक थंब रूल निकाला कि 70 रुपये किलो से ऊपर कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ, केसर वगैरह को छोड़ दीजिए, कुछ अपवादों को, तो चाहे फल भी हो, जैसे अभी 200 रुपया किलो अनार बिक रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि 200 रुपया किसान को मिल रहा है। आप उठा के देख लीजिए, नासिक में पोमग्रेनेट ग्रोअर एसोसिएशन को फ़ोन करिए, अनार उत्पादक संघ को, तो बताएगा सर यहाँ 35 रुपया किलो जा रहा है, 40 रुपये, ठीक है। तो 35 रुपया में जा रहा है। एप्पल 25 रुपया में आ रहा है, 26 रुपया में कश्मीर से निकल रहा है। ओवरहेड जो भी खर्चे होंगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट रख दें सबको, 25 का 30 हो जाएगा सर, 35 हो जाएगा, और 200 रुपया क्यों? तो मैंने इसी चीज़ को देखा कि भाई 70 रुपए से, हाँ, तो सारी चीज़ों की कीमत 70 रुपये से नीचे है, और हर्बल वहाँ से चालू होता है। अच्छा। 100 रुपया, 200 रुपया किलो, 300 रुपया अश्वगंधा, 250-300 रुपया मतलब किलो, जहाँ से इनकी लाइन खत्म हो जाती है हर्बल शुरू हो हाँ, जाता है। फतावत 300-400 रुपया किलो, इस तरह से मूसली इस समय 2,500-3,000 रुपया किलो, 2,000 रुपया किलो क्वालिटी देख के चल रहा है। तो मैंने देखा कि भाई हाई वैल्यू क्रॉप से धान, गेहूँ सब उगाना है हमको, सब उगाते हैं हम, खाने की पूर्ति उगाएंगे। लेकिन जब बाजार में बेचने जाना है तो हाई वैल्यू क्रॉप, और जिसकी डिमांड है, डिमांड सप्लाई में जिसमें गैप है, वो उगाना है। बाजार में वही उगाइए जिसकी ज़्यादा डिमांड हो। जैसे अब टमाटर की डिमांड नहीं है, सब कोई टमाटर उगा रहे हो तो फेंकना ही पड़ेगा आपको, आपने बाजार के अनुसार नहीं लगाया। तो हम लोगों ने तय किया कि हर्बल्स में जाएंगे, मसाले में जाएंगे, स्पाइसेस में जाएंगे। अच्छा। कि मसाले भी जितने हैं, हरी धनिया को छोड़ के, हरी मिर्ची को छोड़ के, बाकी सब के सब आप एक बार उगा लीजिए, 2 साल 3 साल रखे रहिए, खराब नहीं होते। तो उससे क्या, किसान को रेट जो ऊंचा नीचा होता है, देखिए हर साल आप देखोगे जब फसल आती है तो उसका रेट, जैसे आलू का 4 रुपया किलो है, और 3 महीने बाद उसका रेट 30 रुपया होता है। तो 3 महीना बाद आलू बेचे ना, तो वो तब होगा जब किसान का खुद का साझा, हमारा भंडारण होगा, साझा भंडारण होगा, जिसपे हम आगे काम करने जा रहे हैं। अब हम सेकंड फेज पे जब थोड़े से ताकतवर हुए, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रहे हैं, तो हम पेरिशेबल आइटम में भी जाएंगे। मान लीजिए जहाँ पे जो उग सकता है, भंडारण करें और प्रोसेसिंग करें, ठीक है। तो आपने ये सारा उगा लिया जी। फिर अब जो असल समस्या आती है बेचने की, वो आपने कैसे ये किया? क्योंकि देखिए, बेचना जब मैं एक बड़ी- 2002-03 में जब हर्बल पे आए हमने, तो क्योंकि मैंने इंडिया का जो बाज़ार था हर्बल का, वो टोटल 90% सप्लाई जंगल से आती थी, जड़ी बूटियों की। अच्छा, मैंने सुना है कि बाबा रामदेव लगभग जितना आंवला और सारे प्रोडक्ट्स थे सारा बस्तर से ले आते थे, कैसा क्या? तो मैं आता हूँ, खैर बाबा रामदेव बहुत बड़े व्यापारी हैं, और मैं ये कहूँगा कि जब 2003-04 के आसपास हम हर्बल्स उगा रहे थे, तो सबसे बड़ा मार्केट जड़ी बूटी का यहाँ खारी बावली, दिल्ली, जहाँ हम बैठे हुए हैं। बट यहाँ पे जो माल आता है, उस समय भी तो 90% जो है जंगल से आता था, और जंगल का माल मतलब लूट का माल, जंगल का माल मतलब लूट का माल। जंगल गए, दिन भर में जितना इकट्ठा हुआ, अगर 5 किलो इकट्ठा हुआ दिन भर में, तो पैसा देने वाला जो अड़हतिया है, व्यापारी है, वो मजदूरी देता था। 5 किलो इकट्ठा हुआ, 200 रुपया रोजी है, तो 5 किलो का रेट 200 रुपया। मतलब उस प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं? वही मैं कह रहा हूँ, कलेक्शन चार्ज जो दे रहा है। अगर 10 किलो इकट्ठा हुआ दिन भर में, देखा दिन भर में कितना इकट्ठा करते हो, 10 किलो हुआ, अच्छा, तो 10 किलो का कीमत भी 200 रुपया। और मान लो 20 किलो इकट्ठा हो रहा है, तो वो रेट वही तय करेगा, वो मजदूरी ही देना है कलेक्ट करने वाले। अच्छा, क्योंकि उनको लगता होगा फ्री में आ रहा है। हाँ, केवल भाई जंगल में है, आपको तोड़ के लाना है बस। तो ये जो गांव के बाजारों में जो जड़ी बूटी खरीदते हैं, ये लोग खाली हमारे आदिवासी भाइयों को कलेक्शन चार्ज ही देते थे। तो इनके मुंह में खून लगा हुआ है व्यापारियों के मुफ्त में लेने का। और जब किसान, राजाराम त्रिपाठी जैसा किसान बैंकों से कर्जा लेके अगर खेती कर रहा है, तो उसको तो लागत चाहिए, रेट चाहिए, पूरा जोड़ के हिसाब करेगा। तो हमारा बैठा नहीं यहाँ पे।
तो मैंने सोचा कि क्या करें, तो विदेश का रुख करें। तो हर्बल की इंडियन हर्बल की विदेश में काफ़ी डिमांड है, तो मैं विदेशी मार्केट ढूंढने लगा। तो आई वॉज द राइट पर्सन, आई कैन से, मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं सही वक्त पे सही दरवाज़ा खटखटाया। वही वक्त था इंटरनेट का, और मैं भारत के पहले किसान हैं जो किसान ने अपना वेबसाइट बनाया। अच्छा। और उसमें डाला कि ये हर्बल है, और हम अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेड फेयर है वहाँ मैं जाना चालू किया। अच्छा, जो दिल्ली में लगता है ट्रेड। ना दिल्ली अच्छा। में तो 10 साल बाद चालू हुआ। मैं आज से 22 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मैं जापान गया, हॉलैंड गया, मतलब यूरोप गया, और वहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता था कि वस्त्र जड़ी बूटी है, ग्राहक खोजना चाह रहा था। तो वहाँ पे स्टॉल 5-5 लाख रुपया, 4-4 लाख रुपया उस समय लागत थी स्टॉल की। तो बायोफ्लेक एक था, उसका 3 लाख रुपये थी जापान की। अब 3 लाख थे नहीं, आने जाने के, तो व्यवस्था हमने किसी तरह से कर लिया। 3 लाख का स्टॉल, उसमें 3 लाख में 10 एकड़ ज़मीन मिल जाती थी। तो 10 एकड़ ज़मीन बेचो और स्टॉल लो। तो हमने क्या किया, जड़ी बूटी झोले में लेके गए थे, और गेट पे खड़े होकर भारत की जड़ी बूटी के बारे में लोगों को बताते थे कि सर ये भारत की ये है, ये हर्ब्स है, ये मेडिसिनल प्लांट है, इसका ये बोटेनिकल नेम है, और बेस्ट क्वालिटी हम आपको सप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने शुरू किया, और धीरे धीरे फिर स्टॉल भी लिया आगे चल के। जब हमको आया तो ईमेल के जरिए, इंटरनेट के जरिए हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार, ग्लोबल मार्केट की खिड़की मिल गई। उसका बेनिफिट हमको मिला, क्योंकि बड़ी बात यह है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जंगल से खरीदा हुआ माल को लूट का माल समझते हैं। जंगल आने वाली पीढ़ी की धरोहर है। आप वहाँ से जड़ी बूटी नोच के लाके जो बेचते हैं, अलाउड ही नहीं है। अमेरिका में अगर आप कोई जंगल में जा रहे हो तो आपको साथ में एक थैला दिया जाता है, ठीक है, कि आपको पेशाब करना है, उल्टी करना है, थूकना है तो उसी में करोगे आप अपना थूक भी वहाँ नहीं डालोगे, और आप एक पत्ता भी लेके भी नहीं आओगे, ना आप कुछ दो वहाँ ना लेके आओ। ये आने वाली पीढ़ी की धरोहर है। हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो मैंने बताया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कलेक्ट करवाता है जड़ी बूटियाँ, लेकिन जो कलेक्ट करने जाता है उनको इस तरह की ट्रेनिंग नहीं रहती। हमारे आदिवासी भाइयों को नहीं बताया जाता कि जब जड़ी खोद रहे हो तो एक जड़ कम से कम छोड़ दो ताकि दोबारा उगे। तो पूरा खोद के ले आते हैं, तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ इसीलिए विलुप्त होने के कगार पे पहुँच गई। तो इन चीज़ों को मैं समझ रहा था, तो मैंने यूरोपियन मार्केट, एब्रॉड मार्केट को टारगेट किया, क्यों वो अच्छा पैसा देते हैं, क्वालिटी अगर अच्छी है तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। अच्छा, तो पहली बार विदेश की धरती पर बस्तर का प्रोडक्ट गया, तब कैसा, लोगों का कैसा रिएक्शन था? जो जापान में तो बड़ी दिक्कत थी कि वहाँ पे मैं अपना विजिटिंग कार्ड अंग्रेजी में लेके गया था, ब्रोशर बना के लेके गया था। वहाँ पहुँचने के बाद पता चला यहाँ की किसी को अंग्रेजी आती ही नहीं है। अच्छा। और वो जिसको आती भी है वो अंग्रेजी बोलना मैं गर्व महसूस नहीं करता हूँ जापान में। जी हाँ। अच्छा। वहाँ पे हालत ये है कि जैसे मैं देखा कि सब जगह लिखा हुआ है जापानी में, कुछ समझ में नहीं आता था। तो बिग साइट, टोक्यो में बिग साइट एरिया में एग्जीबिशन लगी थी, तो मैंने देखा कि मुझे पूछा यहाँ पे क्या किया जा सकता है, कैसे किया जाए। तो मुझे एक जानकार ने कहा कि आप 2-4 शब्द भी जापानी बोलो। तो मैंने देखा वो अपनी भाषा पे, मातृभाषा पे गर्व करने वाली जाति है। अगर मैं अंग्रेजी बोलूँगा तो ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देके बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर मैं बोलूँगा आरिगातो, शिमाशेन, 1-2 शब्द बोलूँगा, मेरे को थोड़ा हेल्प करेंगे सर, नमस्ते, इस तरह के ग्रीट करूँगा, तो वो आपके पास आके बिग साइट का टिकट कटा के गया हो अपने पैसे से, मैं दे रहा था बोलूँगा। तो इंडियन को लेके बड़ी अच्छी भावनाएं जापान में मैंने पाया। तो अच्छा मानते हैं वो इंडो पीपल्स को। अच्छा। और सहयोग भी किया वहाँ ने। बट जापान में क्वालिटी को लेके बहुत कॉन्शियस है। मतलब ऑर्गेनिक है तो प्योर ऑर्गेनिक ही चाहिए। उनके क्वालिटी नाम अमेरिका से भी खड़े हैं मेरा मानना है। और उनकी मशीनें ऐसी हैं कि अगर आप उसमें यूरिया DAP डाल के सोच रहे हो बेवकूफ़ बना देंगे, तो उनकी मशीनें बता देंगे कि कब आपने खाद डाला था, किस तारीख को डाला था, मतलब कब डाला था, रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए ये तक आपको बता देंगे। अच्छा, उस समय जब आपसे 20 साल पहले की आप बात बता रहे हैं, उस समय तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में नहीं होता, तो आप कैसे प्रूफ करते थे कि सारा ऑर्गेनिक है, कैसे पता चलता? देखिए ऐसा है कि जब मैं विदेश के व्यापार का किया, तो जैसे मैंने कहा यूरोप को मैंने टारगेट किया, तो यूरोप में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को लेके ये था कि वाइल्ड कलेक्टेड नहीं आएगा, खेती किया वाला आएगा। अच्छा। और जैसे धान, गेहूँ, चावल वगैरह, साग सब्जी मान लीजिए कन्वेंशनल, यानी जैसे सब उगाते हैं वो आ भी जाएगा,
क्योंकि अगर उसमें थोड़ा बहुत जहर है तो स्वस्थ आदमी खाता है, लेकिन मेडिसिनल प्लांट कोई बीमार आदमी खाता है, वो किसी भी हालत में उसमें कोई केमिकल नहीं होना चाहिए, तब से था। तो इसलिए मुझे मजबूरी थी कि अगर मुझे वहाँ बेचना है तो मेरे को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन चाहिए। तो ऐसा नहीं कि उस समय ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं होता था, उस समय भी था, लेकिन इंडिया में वो अवधारणा थी नहीं। इंडिया में ऑर्गेनिक की उतनी ज़्यादा अवधारणा नहीं थी। अभी कुछ सालों में सुन रहे हैं, मैं 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 26-27 साल पहले की। तो इकोशर्ट जर्मनी उस समय का नंबर 1 लीडिंग ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी था। और यूरोप में चूँकि इकोसर्ट जर्मनी का है तो यूरोप में उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट भी था। और इकोसर्ट इंडिया में तब सर्टिफाइड नहीं करता था, उसका ऑफिस जर्मनी में था। लेकिन एक चाय का बागान था श्रीलंका में, अमेरिकन का, उसने अपना सर्टिफिकेशन करवाया हुआ था, कुछ जगह और भी थे, तो उसके इंस्पेक्टर वहाँ तक आते थे। तो मैंने इकोसर्ट से टाई अप करके, क्योंकि जो इंस्पेक्टर आएगा उसको आने जाने किराया भी हम ही को देना है जापान से, और बड़ा महंगा किराया होता था। तो मैंने थोड़ा स्वभाव होमवर्क किया और फिर उनसे रिक्वेस्ट किया कि अदरवाइज ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में भी 10 एकड़ ज़मीन बिक जाती मेरी, लेकिन उससे मुझे बेनिफिट मिला। और उससे मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जैविक खेती के क्या मापदंड है, क्या स्टैंडर्ड्स है, ये मुझे पता चला। तो धीरे धीरे मैं इकोसर्ट पे गया, और चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट उस समय हमारे बस्तर में काफ़ी ऑर्गेनिक ही होता था। तो और मेरे बाप दादा के समय से प्योर ऑर्गेनिक खेती दादाजी वगैरह करते थे। और हालांकि उस समय मुझे लगता था कि मेरे दादाजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए उनको मैं बताता था पढ़ लिखे कि अब डीएपी यूरिया बढ़िया आ गया है, उसको डालेंगे। देखो बगल में पटवारी जी का एक खेत था, उनका धान का एकदम हरा हरा रहता था, हमारा पीला पीला था। तो मैं दादाजी को बोलता था ये डाल रहे हैं ना, प्रगतिशील किसान हैं, डाल रहे हैं तो आप भी डालो। तो बोलते नहीं बिल्कुल नहीं, तुम पढ़ लिख के मेरे को मत बताओ, ये सब जैसे शराब का नशा होता है वैसे ये ज़मीन को भी नशा लग जाएगा इसका, और फिर बार बार ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो उसमें मुझे लगता था कम पढ़े लिखे। आज वो बात बहुत सही सिद्ध हो गई है। तो मैं इस बात को सोचता हूँ कि मैं सोचता था कि मैं दादाजी को बोलूँ कि आप मेरी बात मानिए, तो गुस्सेल भी थे, और उस ज़माने में आप बड़ों से बहस भी नहीं कर सकते। तो बोला इनसे कौन माथा फिराए, गाली खाए, रहने दो, जो करते कर दे दीजिए। और मैं उस समय मैं तो भाई प्रगतिशीलता कॉलेज में पढ़ रहा था, तो कोलगेट वगैरह लेके जाता था तो कि आप कर लो, दांत में तकलीफ है। बोलते थे नहीं, मैं नीम की दातुन नहीं करूँगा। तो नीम की दुकान दातुन करते थे। तो मैं पहले तो मुझे लगता था कि इनको साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बारे में कुछ आइडिया है नहीं। लेकिन जब मैं जर्मनी गया और हॉलैंड वगैरह में मैंने देखा कि नीम की दातुन यूरो में बिक रही है। नीम की दातुन जी, उस समय मैंने देखा यूरो में बिक रही है, और साथ में उसमें एक फ्लैग लगा हुआ है कि इतनी बड़ी दातुन अगर है तो यहाँ से काट लो आप। तो एक दिन यूज हो गया, फिर दूसरे दिन यहाँ। और जब मैंने देखा कि बोले इतनी महंगी चीज़ है और इतनी अच्छी चीज़ है, मेरे दादाजी तब से जानते थे वो। और ऑर्गेनिक में जब मैं गया तो पत्ते की खाद उस समय बनवाते थे, जो पत्ते गिरते हैं इकट्ठा करके गड्ढे में डलवा के खाद बनाते थे, तब मुझे समझ में आया। तो मैं ये बात को कहता हूँ कि हमारे जो पूर्वज थे बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन हमारी पीढ़ी जो है, हम लोगों ने इतना जहर घोल दिया खेती के जरिए, धरती में इतना जहर डाला। जो दवाई छिड़कते हैं वो अंततः बारिश होती है तो जहर पानी में जाता है, तो पानी को जहरीला बना दिया, मिट्टी को जहरीला बना दिया, हवा को जहरीला बना दिया हमने। तो आने वाली पीढ़ियाँ, हम तो अपने दादाजी की फ़ोटो पे श्रद्धापूर्वक चंदन की माला चलाते हैं कि वह सच में लगता है वो प्रकृति को समझते थे, वो लोग धरती को समझते थे। और हमने क्या किया, तो मुझे लगता है हमारे नाती या उनके बच्चे बड़े होंगे तो निश्चित रूप से माला नहीं चढ़ाएंगे कि हमारे पूर्वजों ने या हम लोगों ने धरती को रहने लायक नहीं छोड़ा। सर, लाखों टन जहर हम खेतों में बेतहाफा डाल रहे हैं। बिल्कुल। और हवा जहरीली हो गई है, पानी जहरीला हो गया, धरती को रहने काबिल नहीं छोड़ा। और मानवता अगर कभी ख़त्म होगी तो हमारे मनुष्यों के कारण, ये दो पैर वाले जानवरों के कारण ख़त्म होगी। और ये जनरेशन खासकर से ये तो ज़रूर इसके लिए हमने नहीं छोड़ा। हजाराम जी, पहला बल्क ऑर्डर जब आपका आया कितने का था, क्या उस समय रिएक्शन था आपका? देखिए, पहला मुझे यूरोप से भारत में इंग्लैंड से पहला मिला। एक सेविस्टन, डॉक्टर सेविस्टन थे, आयुर्वेद के जानकार, उनके कुछ प्रोडक्ट थे। उन्होंने पहले ऑर्डर लगभग 11 लाख के आसपास का पहला ऑर्डर दिया, और किसान के लिए एक मुश्त 11 लाख और प्रॉफिट का
और उस समय 20 साल पहले की बात हाँ, बता रहे नहीं, करीब 26 साल 26 साल पहले। पहले तो 25-26 साल पहले जब मिला तो हमारे लिए बड़ा अमाउंट था वो। और ये था कि वो रिपीटिंग ऑर्डर हर 2 महीने 3 महीने में आएगा वो पहले आए यहाँ पे। यूरोप अमेरिका के लोग सोर्स ऑफ ओरिजिन वेरिफिकेशन करते हैं कि अच्छा, कोई कहाँ से चीज़ आ रहा है? उग रहा है तो कहाँ उग रहा है। जैसे ब्राह्मी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है, पूरी दुनिया मानने लगी है कि बहुत अच्छी चीज़ है ये ब्राह्मी। गोटू कोला बहुत अच्छी चीज़ है, बट लेकिन भारत में से सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है पता है? बॉम्बे में जो सीवरेज है और रेलवे लाइन के किनारे जहाँ पानी जमा होते रहता है, गंदगी जमा होती रहती है, वहाँ उगता है। और सीवरेज में इंडस्ट्रियल कचरा आ रहा है, इंडस्ट्री का पानी आ रहा है, बैटरी का पानी आ रहा है, तो उसमें हेवी मेटल्स इतने ज़्यादा होते हैं, यानी उस ब्राह्मी को जो खाएगा वो उसका ब्रेन अच्छा होने के बजाय वो पागल हो जाएगा या किडनी खराब हो जाएगी हेवी मेटल के कारण। तो क्या चीज़ आप दे रहे हो, कितना सुंदर दिख रहा है, इसके मायने नहीं है कहाँ उगाया गया, कैसे उगाया गया, सोर्स ऑफ ओरिजिन वेरिफिकेशन हो। जैसे मेरे जितने फार्म्स हैं वो सारे गूगल पे हैं, तो मेरे खरीदार जो है वो हमेशा वो देखते रहते हैं। अगर कोई एक पेड़ काटेगा तो वो फ़ोन करके बता सकते हैं कि अरे आपके यहाँ उस फार्म पे पेड़ कट रहा है, 7 समंदर पार बैठा हमको मैसेज करेगा। तो इस तरह से वो देखते हैं कि भाई कोई भी चीज़ आ रही है तो सच में खेती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब जो चीज़ दिखता है, अगर हम देखें दिल्ली के आसपास जो नाले बह रहे हैं उसके बाजू में बहुत सारी खेतियां हो रही, जो उस पानी से दिखता होगा अच्छी पत्तीदार हरे सब्जियां, बड़े बड़े फल साइज, वास्तव में पोषण है नहीं वो। सर उसके बारे में एक चीज़ बताऊँ कि जो सब्जियां हम सोच रहे हैं कि ताज़ी सब्जी से ये होगा, तो असल में जब हम दवाइयों को छिड़काव करते हैं ना तो दवाइयों को एब्जॉर्ब कर लेता है वो। जैसे एप्पल की बात बताऊँ, मैं प्राय उदाहरण देता हूँ, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक सेव रोज खाओ डॉक्टर को दूर डॉक्टर को भगाओ। दूर भगाओ, ये बहुत अच्छा कोटेशन हमने देखा है। हाँ सब पढ़ते थे, लेकिन एक सेव पे 15 बार 12-14 बार चाहे कोई बीमारी आए या मत आए जहरीली दवाई का छिड़काव करते हैं ताकि कोई कीड़ा उस पर बैठने न पाए और आपको एकदम चमकदार सेव मिले। अब हम सोचते हैं दवाई छिड़क दिए तो अंदर थोड़ी जा रहा है, तो सेव को अगर सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो करोड़ों छेद है, स्पंज जैसा दिखेगा, वो पूरा अंदर ले लिया, पूरा जहर अंदर चले गया। ठीक है, अब उसको धोने से नहीं निकलता सर, उसका छिलका उतार के खाइए, जबकि पूरा विटामिन छिलके के नीचे है बोलते हैं। ठीक है, तो अब रोज अगर उस एप्पल को आप खाएंगे जो हम उगा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि डॉक्टर के पास आपको जाना ही पड़ेगा। और ये ताज़ा सब्जी जो खा रहे हैं, किडनी फेलवर, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, ये ताज़ा सब्जियों के कारण हो रही है। मैं कहता हूँ ताज़ा सब्जी बहुत सोच समझ के खाइए। कोई यूथ अगर पहले तो आपका मॉडल आपने बताया, एक बहुत अच्छा आपने एक काली मिर्च और टिकवुड इस पर भी काम किया है। सरकार अभी बहुत सारे करके मेड़ पर पेड़ लगाओ, और एक चल रहा है कि बांस लगाएं, फिर बोल रहे हैं कि अगरवुड की अभी सरकार ने इस बजट पे अगरवुड को प्रमोशन करने के लिए बहुत सारे अभी योजना भी लाई है। फिर हम देखें पॉपुलर और एक समय यूकेलिप्टस, ये सब ज़्यादा चला, पेड़ पेड़ पेड़। आपने भी पेड़ लगाया और पेड़ पे मिर्च का भी, काली मिर्च का भी एक प्रयोग किया। कितना ज़रूरी है खेत के लिए पेड़? देखिए अभी तक जो खेती का मॉडल था एग्रेरियन सोसाइटी, यानी मनुष्य में कृषि का विकास हुआ तो प्रथम चरण में जंगल को साफ कर दिया जाता है, समतल बनाया जाता है और खेती की जाती है। हाँ, शुरुआत से यही प्रथा हुई। अब आपको उल्टा चलने की जरूरत है। खेती अगर करना है तो पहले पेड़ लगाइए, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है। अब सूखे में खेती नहीं, खुले में खेती नहीं हो पाएगी। पहले 3 फसल होती थी भारत में, रबी, खरीफ और जायद। हाँ। ठीक है, यानी यूँ समझाऊं कि मानसून क्रॉप और विंटर क्रॉप और समर क्रॉप, यानी गर्मी वाली फसल। तो अब गर्मी वाली फसल में मई जून में तो आग बरसती है, तो कोई फसल होने की संभावना ही नहीं है। तो जो गर्मी में कलिंदर, ककड़ी, ये गर्मी की फसलें थी, साग सब्जियाँ, वो विंटर पे शिफ्ट कर गई। इसीलिए जो पहले मई जून में आपको तरबूजा खरबूजा मिलता था, आपको जनवरी फरवरी में मिलने लगा है। अच्छा। अभी देखिएगा, अभी फरवरी में तरबूज आ गए मार्केट में, क्योंकि वो गर्मी में नहीं लग रहा है, आप विंटर यानी सर्दी में लग रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ,
वो क्रॉप यहाँ शिफ्ट कर गई तो विंटर का एरिया कम हो गया। तो 3 फसल में एक तो देश की चली गई। फिर सर्दी में अगर आप पिछले 7 साल का आंकड़ा उठा के देखें तो आप पाएंगे कि गेहूं का उत्पादन में 2-3 साल ऐसा हुआ कि 15-16% डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि जब गेहूं के दाने बन रहे थे तो थोड़ी गर्मी बढ़ गई, दाने सिकुड़ गए और प्रोडक्शन कम हुआ। तो अब जो है ये भयावह सत्य है कि क्लाइमेट चेंज अब एकेडमिक डिस्कशन या कॉफ़ी हाउस की चर्चा का विषय नहीं है, ये अपना भयावह रूप दिखा रहा है। तो इससे इसका सबसे ज़्यादा असर खेती पे पड़ेगा। तो जो गल्फ कंट्री हैं, पेट्रोल डालर उनके पास भरपूर है तो पॉली हाउस बना रहे हैं, यूरोप में ग्लास हाउस बना रहे हैं, उनके पास और ज़्यादा पैसा है, पूरे विश्व में राज किया है उन लोगों ने। लेकिन भारत जैसा देश जहाँ पॉली हाउस की कीमत, ग्लास हाउस तो दूर की बात है, पॉली हाउस प्लास्टिक वाला बनाते हैं तो 40 लाख रुपया 1 एकड़ में लगता है। पॉली हाउस का तो क्या उगाएगा कि 40 लाख रुपया का कर्जा अदा करे 5 साल में? तो सरकार 50% सब्सिडी देती है। सर 50% सब्सिडी दिया, 20 लाख हो गया कर्जा, ठीक है। और 20 लाख का ब्याज जोड़ दीजिए, 5 साल में पटाना है तो 20 साल का ब्याज 5 साल में 24 लाख हो गया, तो 44 लाख आपको पटाना है। तो 44 लाख आप पटाएंगे तो 8 लाख रुपया, 8.5 लाख रुपया हर साल आपको पटाना है 1 एकड़ से। तो आप क्या उगाइएगा कि 8.5 लाख रुपया तो बैंक को पहले दो, फिर आप मजदूरों को दो, खाद बीज दवाई का खर्चा करो, तो कम से कम 15 स्वयं का मुनाफा उसमें जुड़ा नहीं है अभी। तो अब क्या आप उगाएंगे? ऐसा तो नहीं कि आप उससे ज़्यादातर क्या होता है, कुकुम्बर हुआ, टमाटर हुआ, लगाया आपने, 4-5 ही क्रॉप अगर देखते ज़्यादातर ही हुआ। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने शिमला मिर्च पॉली हाउस में उगा ली तो आपको उसका डबल कीमत देगा बाजार। खुले में जो लगाया उसका वही रेट है। भैया मैं 40 लाख रुपए वाले पॉली हाउस में उगाया हूँ, इसका डबल कीमत है, ऐसा नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि पॉली हाउस जो है केवल नर्सरी के लिए या एग्जॉटिक वेज यानी विदेशी सब्जी फल या फूलों की खेती के लिए हो सकता है संभव, लेकिन सामान्य खेती के लिए पॉली हाउस, सामान्य किसान के लिए वो सफ़ेद हाथी है और जिसको पालने में उसकी ज़मीन बिक जाती है। तो भारत में अगर क्लाइमेट चेंज के कारण जो गर्मी बढ़ रही है तो पॉली हाउस हम नहीं बना सकते तो क्या करें? तो मैंने उसका एक विकल्प ढूंढा कि पेड़ लगाएं इस ढंग से कि बाहर की गर्म हवा अंदर ना आए, टेम्परेचर 3 डिग्री डाउन रहे और नमी भी रोके। वो पत्तियों का कवर लग गया तो प्लास्टिक का मल्चिंग करने का जरूरत नहीं है, खरपतवार वैसे नियंत्रित हो जाते हैं। पत्तियां गिर के धरती को सूरज की रोशनी से बचा लेती हैं तो केचुए आपके डबल हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव बढ़ जाते हैं। तो पेड़ों को इस ढंग से और ऐसे पेड़ चुनो जो नाइट्रोजन भी आपको दे और साथ ही साथ पॉली हाउस जो छाया देता है वो छाया भी दे। तो हमने एक मॉडल तैयार किया जो पूरी तरह पे साइंटिफिक है और केवल 7-8% जगह ही घेरता है और 2 लाख में तैयार हो जाता है। कहाँ हो, 40 लाख या 2 लाख में? अच्छा, मतलब 1 एकड़ में अगर आप लगाते हैं जी, तो अच्छा 2 एकड़ में तैयार हो जाता है ये। 2 एकड़ में जी। और पॉली हाउस जो नहीं देता वो ये क्या क्या देता है, ये 6 टन आपको खाद देता है, बेहतरीन पत्ते वाली 6 टन खाद साल भर में? पर साल। और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, यानी यूरिया खरीदने की जरूरत नहीं, यूरिया की आपने फैक्ट्री लगा दी। अच्छा, उसमें तो उल्टा डालना पड़ता है। फिर ये इसके साथ ही क्या है कि ये वाटर हार्वेस्टिंग भी करता है। जो पानी आया पेड़ के जरिए नीचे चले गया, जबकि उसका आपको अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। सॉइल इरोजन को रोकता है क्योंकि पत्तियां गिर गई हैं, डायरेक्ट पानी इसके गिर नहीं रहा है, छाया है तो मिट्टी का कटाव रोकेगा। खाद बना रहा है, मिट्टी कटाव रोक रहा है, मॉइस्चर भी रिमेन कर रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ पेड़ों पे चिड़िया बैठेंगी तो चिड़ियों का जो बीट है बहुत अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट है। और साथ ही साथ कीट पतंगों को भी वो नियंत्रित कर लेती है, आपको दवाई डालने की जरूरत, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कर रहा है। उसमें मकड़ी आ जाते हैं, चींटियाँ आ जाती हैं, मकड़ी के जाले लग जाएंगे तो कीटे पतंगे उसमें फंस के नीचे गिरेंगे, उनको चींटियाँ उठा ले जाती हैं। हमारे यहाँ मॉडल लाइव आप देख सकते हैं। तो हमने देखा कि कोई दवाई आपको छिड़कने की जरूरत नहीं, प्लास्टिक नीचे बिछाने की जरूरत नहीं है धरती के लिए, और 92% जगह इंटर क्रॉपिंग के लिए है और उसको कोई यूरिया देने की जरूरत नहीं। नाइट्रोजन भरपूर है, बड़े बड़े पेड़ लगाए हैं वो नाइट्रोजन भरपूर देते हैं। और आपका 40 लाख का जो पॉली हाउस है वो 7 साल में उसकी लाइफ होती है, 7 साल, कई बार पहले भी खराब हो जाता है। 7 साल में कबाड़ में बिकता है। और आंधी तूफान आ गया तो फिर तो पहले ही साल चल देता है। जो छत्तीसगढ़ में बीच में 108 पॉली हाउस लगे थे, उनमें पहले ही साल 45 फट गए। अच्छा, तो मैंने देखा था ये विभीषिका। तो
वो 40 लाख 7 साल में जीरो हो जाता है। और इसमें जो लगाए हैं 7-8 साल 10 साल में लकड़ी जो है 1.5 से 2 करोड़ की लकड़ी तैयार हो जाती है। अच्छा। और जैसी काटते हो नीचे दोबारा पौधा फिर आ जाता है। भोजन सप्लाई नीचे जड़े हैं तो फिर वो बढ़ जाता है, 2 साल में फिर तैयार हो जाता है, 3 साल में। तो लकड़ी जो है अभी इंडिया इंपोर्ट कर रहा है 40 से 45 हजार करोड़ का। हमारे देश की विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है। तो जब हम इस मॉडल पे आ जाते हैं तो पेड़ों की जो ब्रांचें हैं उसको काट के ब्रिकेट्स बना दो। तो जो भारत सरकार ने अभी तय किया कि 10% रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी चाहिए उसको, जितने भी थर्मल पावर्स है उसको कंपलसरी किया है। तो वहाँ के लिए रॉ मटेरियल आ गया। और बाकी जो लकड़ी है ऑलरेडी हम विदेश से मंगा रहे थे, मंगाने की जरूरत नहीं है। 100% इम्पोर्ट रिड्यूस इनकम है ये। और अगर 1.5 करोड़ की लकड़ी हुई सर, 10 साल भी लिया आप में, तो 15 लाख रुपया साल का आपको कहाँ से आ गया? पेड़ से आ गया। और काली मिर्च आपने चढ़ा दिया तो धान गेहूं में सर पैसा देने वाला पार्ट 6 इंच का होता है। आप देखेंगे लगभग 6 इंच का पार्ट होता है। और इसमें पैसा देने वाला पार्ट 50 फीट 60 फीट 70 फीट तक है। अच्छा। पेड़ पे चढ़ा दिया, यानी 1 एकड़ को आपने 50 एकड़ में कन्वर्ट कर दिया। हवा में खेती कर रहे हैं आप। तो अब ये दोनों के अलावा 92% जमीन आपके यहाँ फिर भी बची है इंटरक्रॉप के लिए। उसमें आप साग सब्जी मसाले अदरक हल्दी कुछ भी लगा लो। तो उसको जो भी बीच में फसल लगाओगे वो पत्तियाँ गिर के हरी खाद दे रही हैं आपको, ह्यूमस कंटेंट दे रही हैं, कार्बन दे रही हैं। साथ ही साथ पत्ती में हर वो न्यूट्रिएंट है जो नया पत्ती बनने के लिए चाहिए। नाइट्रोजन आपको मिल रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है, पेड़ के ट्रंक के जरिए आ रहा है। और नमी तेजी से नहीं भागेगी क्योंकि पत्तों की लेयर बिछी हुई है। तो ये जो मॉडल है एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम है, माइक्रो इकोसिस्टम है, जो कि आपको 2 लाख पे तैयार हो गया, 40 लाख का काम किया और जाते जाते 1.5 करोड़ दे गया आपको। क्या बात है। मतलब एफडी भी हो गया, ये सारा एक बहुत अच्छा हो गया। ये मॉडल मेरा मानना है भारत की देन होगी विदेशों को। उन्होंने हमें पॉली हाउस का दिया कि जो इजराइल का मॉडल है, हालांकि पॉली हाउस, तो भाई वो प्लास्टिक कभी डिकम्पोस्ट इजीली नहीं होता है, ठीक है। तो हमको आज नहीं तक प्लास्टिक से हटना ही है। अगर हटना है तो ये नेचुरल मॉडल सही है। और ये मैंने जंगल को देख के नकल किया। मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक नहीं मानता, लेकिन चूंकि मैं ट्राइबल्स के बीच पला बढ़ा और जंगलों में ही मेरा बचपन बीता। हमारे गांव में कोई प्लेग्राउंड नहीं होता था। हम स्कूल की छुट्टी होती थी जंगल घूमने जाते थे। तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, तरह तरह के फल होते जंगल के, वो खाने को मिलते थे, उस लालच में जाते थे हम लोग। अच्छा, आजकल जो मियावाकी का कॉन्सेप्ट चला है, मियावाकी फॉरेस्ट भी लगाते हैं, इससे ये अलग कैसे है? देखिए, मेरा मानना है कि नेचर को आप फॉलो करो। मियावाकी है या जापान का कोई आम लेके आए हम, या फूड फॉरेस्ट की बात करते हैं, कोई भी मॉडल गलत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि किसान के दृष्टिकोण से सबसे पहले इकोनॉमिक वाइबिलिटी देखे, डिमांड एंड सप्लाई देखे, भविष्य देखे, फ्यूचर किसका है। फार्मेसी, हम जानते हैं कि ग्लोबल मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा किस में है? हथियारों में। वही 2 किलो लोहा, थोड़ा कोबाल्ट की एक रिवॉल्वर, या अभी चल भी रहा है, अब देख रहे हैं सारा। तो 4 किलो की 3 किलो की जो AK-47 है वो 5 लाख 7 लाख की है क्या उसमें? 3 किलो लोहा ही तो है। बेला डीला से तो 50 पैसा किलो निकल रहा है। प्रोसेसिंग कास्ट जोड़ लो तो 50 रुपये 100 रुपये ज़्यादा का वो आइटम नहीं है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि विश्व में सबसे बड़ा जो बाजार है हथियारों का है। हम देख भी रहे हैं, लड़ाइयाँ होती इसलिए हैं ताकि उन व्यापारियों को पैसे मिले। मैं चूँकि बस्तर का हूँ, बस्तर से लोहा निकलता है, जापान जाता है, तो मैं देखता हूँ कि उस लोहे से अगर गन बनती है 3-4 किलो का AK-47 तो 7 लाख की है। जबकि लोहा, टोटल बस्तर का लोहा है, उसमें थोड़ा कोबाल्ट निकल ही डाला जाता है, उसकी लागत देखा जाए तो 200-300 रुपया होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो अब 200-300 रुपया और 7 लाख, कितना बड़ा डिफरेंस है। उसी तरह से आर्म्स के बाद फार्मेसी यानी आदमी है तो बीमार पड़ेगा ही। सारी इंडस्ट्री मंदी में जाती है लेकिन फार्मेसी नहीं जाती, क्योंकि इंसान बीमार होना नहीं छोड़ता। कोरोना आ जाए तो फिर तो नहीं, फिर तो सर वो मतलब फिर तो समझ लीजिए टकसाल खुल जाती है। लोगों ने नोट छापे, लेकिन कोरोना ने ये बता दिया कि जो सिंथेटिक दवाई है, जो केमिकल दवाइयाँ हैं, उससे इंसान की जान नहीं बचाई जा सकती।
ये प्रूफ हो गया। तो वहीं से ये हुआ कि भाई आपका जो खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसी ने बचाया, या फिर भारत की जो जड़ी बूटियां हैं, आयुर्वेद है जी आयुर्वेद है, तो लोगों को उन्हें पहली बार सीरियसली लिया इस बात को कोरोना में कि बस्तर के ट्राइबल एरिया के लोग एक भी नहीं खत्म हुए सरंदर क्षेत्र में, ठीक है, जो अपने परंपरागत जड़ी बूटियां यूज करते थे, तो उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो अब पूरी दुनिया जो है ना बॉटेनिकल की ओर जा रही है, मैं आयुर्वेद की ओर जा रही नहीं बोलूँगा, अच्छा, वो बड़ी बड़ी कंपनियां अब पेड़ों से निकाल के दवाइयाँ बना रही है, जो कि हमारे पूर्वज पहले ही आयुर्वेद के रूप में कर चुके हैं। तो अगर पेड़ों के पत्तों से, जड़ से, एक्सट्रैक्ट से दवाइयाँ फार्मेसी में आ रही हैं तो ये बहुत बड़ा मार्केट भारत के लिए खुलता है। क्यों? क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ बर्फ़ भी गिरती है, भारी बारिश भी यहीं होती है, सबसे गर्म क्षेत्र भी यहाँ है। तो 16 क्लाइमेटिक जोन है, अलग अलग जलवायु क्षेत्र है हमारे यहाँ, और 7,000 के आसपास हमारे पास बायोडायवर्सिटी है, 4,000 के आसपास औषधि पौधे हैं हमारे पास। 4,000 जी। तो ये मार्केट का साइज अगर बताने के लिए मैं चाइना से तुलना करता हूँ कि चीन के पास केवल 400 हर्बल्स है। 400 हर्बल्स है? हाँ, हमारे पास 4,000 है। चीन के पास जलवायु भी बोलोगे तो 4 डिफरेंट टाइप की जलवायु है, हमारे पास 16 तरह की अलग अलग जलवायु है, यानी सब उग जाएगा, ठीक है। तो उनके पास 400, हमारे पास 4,000, उनके पास 4 जलवायु, हमारे पास 16, लेकिन उनके पास खेती लायक जमीन भी हमसे कम है। आपको और बता दूं, वहाँ पहाड़ ज़्यादा है, कल्टिवेटेबल लैंड यानी खेती योग्य भूमि हमारे पास ज़्यादा है। बावजूद इसके उनका जो हर्बल का एक्सपोर्ट है लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास है, और हमारा लगभग 35,000 40,000 करोड़ होगा। हमसे 5 गुना, लगभग 4-5 गुना, थोड़ा कम भी बेसी हो सकते हैं आंकड़ों में, तो 5 गुना ज़्यादा है, जबकि उनके पास उतनी जड़ी बूटी भी नहीं है। मैंने तुलना किया, यानी हम लोग अगर चाहें तो कई गुना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैं बार बार कहता हूं कि भारत के विश्व गुरु होने का रास्ता उन खेतों से जाता है जहां जड़ी बूटियां, मसाले उग रहे हैं। बहुत सही। क्योंकि ये ग्राम में बिकने वाली चीज़ है, सोने चांदी के रूप में। भाई अब मेरे देश में 84% किसान की जमीन 4 एकड़ या उससे कम है, तो 4 एकड़ से कम जमीन में खाने पीने के लिए धान गेहूँ 1-2 एकड़ में लगाइए, लेकिन जब बेचने की बात है तो वो उगाओ जो आपको 5 लाख 10 लाख रुपए एकड़ दे। त्रिपाठी जी, ये जो मॉडल है, ये जो आपने 2 एकड़ का मॉडल बताया, थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत करेंगे कि एक यूथ या एक किसान अगर अपने इस 2 एकड़ के मॉडल को, त्रिपाठी जी के मॉडल को, या कहें ये जो हर्बल जो प्रोडक्ट वो चाहता है, तो सबसे पहले क्या करे? किन पौधों का चयन करे? ज़मीन कैसे, क्या करे? देखिए, जड़ी बूटियाँ कहाँ होती थी? जंगलों में होती थी, ठीक है। और जड़ी बूटियों में कोई ड्रिप डालता था क्या? नहीं। DAP यूरिया वो भी नहीं डालता। अच्छा, कोई जंगल आपने सुना है कि इस बार बारिश नहीं हुई इसलिए फलाना जंगल सूख गया? नहीं, कभी नहीं हुआ। या कोई बीमारी आई वो जंगल खत्म हो गया? नहीं। जब तक इंसान नहीं घुसा है तब तक जंगल नहीं खत्म हुआ। और बारिश में जाके देखिए, जो गर्मियों में सूखा जंगल है ना, बारिश में फिर से घना हो जाता है, आदमी के लिए घुसना कठिन है। वेजिटेटिव ग्रोथ का जो रेशियो है, बता रहा हूँ, पर स्क्वायर मीटर में वो इतना घना रहता है। बड़ा पेड़ भी है, छोटी झाड़ियाँ भी हैं, लताएं भी हैं, और नीचे तरह तरह के कंद भी है। 5-5 फसल एक जगह हो रही है। नेचर को फॉलो करो सर, और किसी में कोई झगड़ा नहीं। इंसान तो दुनिया तरफ से लड़ते रहते हैं, आप फलाने हैं, छोटा बड़ा, सवर्ण दलित, हिंदू मुस्लिम, 50 तरह झगड़े होते हैं। कभी जंगल में पेड़ों को, तरह तरह के पेड़ हैं, कभी लड़ते सुना है? हमें जंगल के मॉडल से सीखना है। तो सबसे पहले ये 2 एकड़ 4 एकड़ वाले को ये तय करना है कि हमें पेड़ तो लगाने होंगे, क्योंकि खाद अगर बनाना है पत्ती से, DAP यूरिया नहीं खरीदना है तो पेड़ लगाना है। पैसा आपको ज़्यादा चाहिए तो पेड़ लगाना है। क्लाइमेट से लड़ना है तो पेड़ लगाना है। हाई वैल्यू हर्ब्स उगाना है तो पेड़ लगाना है। रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए आपको, लाइट बिजली चाहिए आधे वाले दिनों में, तो आपको पेड़ लगाना है, वहीं से ग्रीन एनर्जी मिलेगी। पेड़ तो आपको लगाने पड़ेंगे। सांस चाहिए तो भी पेड़ लगाना है। बहुत बड़ी बात आपने कही, ऑक्सीजन चाहिए तो भी पेड़ लगाना है। तो यदि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, मैं बोलता हूँ 6 लाख 8 लाख का लोग ट्रैक्टर खरीद लेते हैं, खेती करने जा रहे हैं, बैंक तत्काल कर्जा भी दे देती है। मैं कहता हूँ कि सर ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है, गाँव में 2 ट्रैक्टर हैं 3 हैं तो आप किराए पर चला लो। पावर टिलर ले लो छोटा सा, बड़े आराम से 1 लाख में आ जाता है। और आप पेड़ लगाओ और पेशेंस रख के धीरे धीरे आगे बढ़ो।
थोड़ा सा 2-4 लाख रुपया 2-2.5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट है, बैंक का कर्जा ले लो जरूर समझो, और नहीं तो धीरे धीरे जितनी ताकत है अब बढ़ो। कौन सा पेड़ लगाएं जी, और क्या लगाएं, कैसे लगाएं ये? तो मैंने करीब देखिए, जैसे आपने कहा कि महोगनी, अगरवुड, सब जगह अगरवुड नहीं हो सकता। आप क्लाइमेट को देखो और अपनी धरती को देखो, ठीक है, ऐसी फसल लगाओ। जैसे मैंने आकेशिया का एक वैरायटी आकेशिया मेंजियम या ऑस्ट्रेलियन टीक चुना, क्यों? क्योंकि वो बबूल से डेराइव किया गया है, अच्छा, तैयार किया गया है। और बबूल रेगिस्तान, जैसलमेर के रेगिस्तान में भी होता है, और केरल में जहाँ वाटर सीपेज है वहाँ भी होता है। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा उतार चढ़ाव को झेल सकता हो ऐसे पेड़ लगाए। तो मैंने आपको बताओ, मिलिया डूबिया, महोगनी, शीशम, टीक वुड, अगरवुड, बांस, सबकी खेती की 55 एकड़ में, कमर्शियल सब देखा। फिर उसके बाद मैंने निष्कर्ष पे निकला कि फास्ट ग्रोइंग भी हो, इकोसिस्टम भी बनाए, और नाइट्रोजन का फैक्ट्री भी हो, और लकड़ी भी दे। तो यही इकलौता पौधा पाया 40 देश घूम के, जो मैं लगा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन टीक बोलता हूँ मैं, क्योंकि लकड़ी टीक जैसे होती है, और ऑस्ट्रेलिया से भी ये लकड़ी कई देशों में गई है, एक्सपोर्ट हुई है, इसलिए ट्रेड नेम में ऑस्ट्रेलियन टीक बोलते हैं। वास्तव में वो आकेशिया की एक वैरायटी है। आकेशिया की 132 वैरायटी है गौतम जी। 132 में एक ही वैरायटी है जिसकी लकड़ी लगभग टीक जैसी हार्डनेस, डेंसिटी, विनियर्स पाए जाते हैं। तो लकड़ी की गुणवत्ता को इन 4-5 पैरामीटर से नापा जाता है, हार्डनेस, डेंसिटी, विनियर्स, और वो बेंड होता है या नहीं, और फिजिकल एप्रिसिएशन कैसा है, कि दिखाई कैसा देता है। अच्छा, जिसे मैं NGH बोलता हूँ, नेचुरल ग्रीन हाउस। तो ये आने वाले वक्त का मॉडल है। क्लाइमेट जो और गर्म होगा तो पर भी हम वहीं राहत पाएंगे। दूसरा, ये मॉडल ऐसा है कि एक बार पेड़ लगा लिया आपने, तो जैसे मैंने बताया, लगभग 10 से 15 लाख रुपए एकड़ का इनकम आपको 2-3 साल बाद जनरेट होता है। तुरंत नहीं होगा, खेती में पेशेंस तो रखना होगा, और हमारे पास पेशेंस ही की कमी है। लोग बोलते हैं पहले साल कितना मिलेगा, 6 महीने में कितना मिलेगा, 8 महीने में। तो मैं कहता हूँ, खेती आप अपने बच्चे के बारे में सोचो, उसके बच्चे के बारे में सोचो। आप निश्चित मानिए 2-3-4 एकड़ में, 5 एकड़ में अगर खेती करते हैं इस पद्धति से, तो आपको डिप्टी कलेक्टर बनने की जरूरत नहीं है सर। उससे ज़्यादा आपको इनकम मिलेगी। हाँ, घूस लेने वाले अधिकारियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो अनंत है सर, बिल्कुल, है ना। तो ये जो आपने वुड की बात बताई, ये जो टिक वुड की बात बताई, ये पूरे देश भर में कहीं भी हो सकता है? मैंने बताया सर, केरल में भी हो सकता है, जैसलमेर भी हो सकता है, और हो रहा है। हमारे साथ जुड़ के बहुत सारे किसान कर रहे हैं खेती। अच्छा, माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह से जुड़ने की पहली शर्त रहती है कि आप जैविक खेती के लिए तैयार हो, ठीक है। और साझा में अगर करते हैं, जैसे बस्तर में है, तो हम एक साथ कॉमन बाउंड्री बनाते हैं। तो उसमें ट्राइबल भी है, गैर ट्राइबल भी है। कई बार लोगों को लगता है कि वो ट्राइबल की ज़मीन है, तो उसको एक बाउंड्री में कैसे बना लिए हैं, राजा राम त्रिपाठी कैसे उसमें खेती कर रहे हैं, क्योंकि इस मॉडल को समझते नहीं। उनको अभी पता नहीं कि हमें आदिवासी गैर आदिवासी समझ के खेती नहीं करना है। क्योंकि जो सूखा आता है या ज़्यादा बारिश आती है, वो आदिवासी गैर आदिवासी देख के नहीं आती। बीमारी आती है, आदिवासी गैर आदिवासी देख के नहीं आती। और बाजार भी, मैं पंडित जी हूँ तो मुझे ज़्यादा रेट दे देगा, ऐसा नहीं है। बाजार भी हमको ऐसे काटता है। तो आपने पौधे लगा दिए जी, पौधे के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है उसमें? सर पौधे लगाए, तो पौधे तो मान लीजिए 1.5 फीट के हैं, तो बीच की तो पूरी जगह खाली है। तो जो आप पहले कर रहे थे उस खेती में वो करिए ना। अच्छा, कौन मना किया है, करते रहिए, तो आपको 6 महीने में क्रॉप मिल जाएगी। मान लो आप मटर लगाते थे या चना लगाते थे, लगा लीजिए, बीच में अलसी लगाते थे, लगा लीजिए आप। अगर धान का खेत है तो पहले पानी निकलने का रास्ता बना लो, मेड़ को हटा दो, उसके बाद खेती चालू करो, वाटर लॉगिंग ना हो। क्योंकि धान के लिए तो पॉन्ड्स बनाते थे, अभी आपने लगा दिया, आपकी फसल बीच बीच में आ रही है, और बीच में जो आपने खेती की उसी देखभाल से आपका प्लांटेशन की भी देखभाल हो गई। अब पेड़ थोड़ा बड़ा हो गया, हम फोटो मंगा लेते हैं कि जरा कितना बड़ा हो भेजो, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो हम काली मिर्च उसके साथ लगा देते हैं। तो काली मिर्च क्या है, काली मिर्च को भी नाइट्रोजन कहाँ से मिल रहा है, उस पेड़ से, उसी पेड़ से मिल रहा है। और जब नाइट्रोजन वहाँ से मिलने लगता है, छाया भी कहाँ से मिल रहा है, उसी से मिल रहा है, ठीक है। तो छाया भी मिल गई और बाहर की गर्म हवा भी आने से रोक दिया। बाउंड्री पे पेड़ लगा दिए हमने, ऊपर कैनोपी बन गई तो ऊपर से गर्म हवा नहीं आई, तो एक चेम्बर तैयार हो गया माइक्रो इको सिस्टम का। तो इतना कमाल का है कि काली मिर्च का आज की तारीख पे भारत में औसत उत्पादन एक पेड़ से, एक वाइन से 2 किलो है। और जब इस पेड़ के साथ लगाते हैं गौतम जी, तो
आपको आश्चर्य होगा कि भारत सरकार के ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च के 2 बड़े सेंटर हैं, लेबोरेटरीज हैं, बड़े पुराने सेंटर हैं। एक है केरला में, दूसरा कर्नाटका। दोनों सेंटर ने आके ज्वाइंट उसके निरीक्षण करके पाया कि वहाँ 8 से 10 किलो एक पेड़ से हो रहा है, 2 किलो और 8 से 10 किलो, यानी 4 से 5 गुना। किसी भी फसल में 10-20% की बढ़ोतरी बहुत बड़ी मानी जाती है। ये 400 से 500% का ग्रोथ है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है या कोई जादू नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन उस जड़ से मिल रहा है, उस पेड़ से पत्तियां गिर के खाद बना रही है, छाया भी मिल रही है उसको, वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है, उसकी जड़ों में पानी जा रहा है, क्योंकि जो पानी गिरता है तो ट्रंक के जरिए, स्टेम के जरिए, तने के जरिए नीचे जा रहा है। तो इसके कारण से उत्पादन इतना। तो जैसे बस्तर क्लाइमेट है, जंगल है, वहाँ तो काली मिर्च हो गई। अब मैं अलग अलग बात करूँ तो देश के अलग अलग हिस्सों में भी ये संभव है। सर, जैसे इस कमरे में हम बैठे हैं, यहाँ पे आपने AC का फिक्स किया है 24, ठीक है। इस कमरे को उठा के हम जैसलमेर में रख दें तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, AC तो चलेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। या कि केरल में रख दें। तो पेड़ों के जरिए हम एक माइक्रो क्लाइमेट तैयार कर दिए। थोड़ा बहुत अंतर ये होता है कि जैसलमेर में पेड़ लगाएंगे तो अगर बस्तर में 700 पेड़ लग रहा है तो जैसलमेर में 800 पेड़ 1 एकड़ में लगेगा, ताकि वो नमी और टेम्परेचर को मेंटेन करे। तो हमने पूरे देश के लिए मॉडल तय कर लिया है। हमारे पास 10 साल का पूरा डाटा है, कितनी नमी, कितना मॉइस्चर वहाँ रहा उस एरिया में, कितना पानी गिरा, हम वो डाटा निकाल लेते हैं। उसके हिसाब से तय करते हैं कि वहाँ प्रति एकड़ कितने पौधे ऑस्ट्रेलियन टीक के लगेंगे। और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीक के बारे में कहता हूँ, ये काली मिर्च का पत्ती है, मान लीजिए। ये उसको भोजन देता है, नाइट्रोजन भी देता है, पत्ती के जरिए खाद देता है, चढ़ने के लिए सहारा भी देता है, छाया भी देता है। तो जहाँ ऑस्ट्रेलियन टीक हो जाएगा वहाँ काली मिर्च हो जाएगी। अच्छा। नंबर 1 थंब रूल। और ऑस्ट्रेलियन टीक कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलियन टीक का जो फादर एंड मदर है वो है बबूल। अच्छा। तो अकेशिया जिसे बोलते हैं। तो बबूल क्या है? सबसे हार्ड पौधा में से है। आप जैसलमेर, जोधपुर के रेगिस्तान में भरा है और केरल में भी हो जाएगा, ठंडे काफ़ी एरिया में भी हो रहा है। तो इसलिए इसको सब जगह हम कर लेते हैं। तो अकेशिया यानी बबूल की 132 वैरायटी है। अकेशिया कट्यूचा यानी जो कत्था हम खाते हैं वो भी बबूल की एक प्रजाति है। अच्छा जी। बबूल पैसे वसूल, बहुत अच्छा तरीका है। और ये नया धारा आपने दिया, बबूल पैसे वसूल। बहुत अच्छा ये एक सिस्टम आपने बताया। त्रिपाठी जी, FPO को लेकर और सहकारिता के ऊपर आपने बहुत काम किया है। सरकार ने टारगेट लिया कि 10,000 FPO बनाएंगे, उनको वित्तीय सहायता दिया। FPO के लिए सरकार की मंशा थी कि मिलकर के सब खेती करें। घर पे 4 लोग मिलकर के रह नहीं सकते। ये मिलकर खेती करने का फार्मूला आपको कितना सेट होता है, कितना जमता है? क्या FPO का मॉडल वास्तव में सही है? सर, 30 सालों का मेरा यही अनुभव है कि धरती के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी रहती हैं। ठीक है, किसान जो है धरती को माता मानता है। उसकी खेती को भी उसी को खेती करने दीजिए, क्योंकि पुरखों की पसीना खून यहाँ पे गिरा हुआ है। तो खेती, मेरा मानना है, सामुदायिक खेती दूर की कौड़ी है। तो मार्केटिंग जरूर मिलकर की जा सकती है कि फायदे के लिए हम एक हो सकते हैं, प्रॉफिट के लिए हम एक हो जाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट जहाँ आ रहा है वहाँ पे प्रॉफिट के लिए कोई झगड़ा नहीं है। ठीक है, तो खेती FPO में कई जो हमारा मॉडल है इसको देख के, क्योंकि मैं लगातार प्रेजेंटेशन देते रहा हूँ, कई लोग कहते हैं कि हमारा मॉडल देख के FPO की अवधारणा आई, क्योंकि हमने मार्केटिंग पे ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, लेकिन मेरा मानना यह है FPO में किसान या किसान परिवार के ही युवा होने चाहिए। अच्छा। स्थानीय किसान या किसान परिवार का ही युवा होना चाहिए। बड़ी कंपनियां FPO बना रही हैं, तो बड़ी कंपनियों के द्वारा बनाए हुए FPO जो हैं वो समझ लीजिए बड़ी कंपनियों के नाखून और दांत हैं जो किसानों को नोचेंगे। तो हमें ये देखना होगा कि FPO में स्टेक होल्डर कौन हो। एक तो डायरेक्ट फार्मर हो और इसका जो देखभाल भी करें वो भी किसानों के ही युवा हो। त्रिपाठी जी, सब बन जाता है, लेकिन कोई एक लीड रिसोर्स पर्सन रहता है, वही लीड करता है, बाकी तो लोग केवल कागज और डाटा इकट्ठा कर लिया, ऐसे भी कभी? देखिए क्या है कि
सब्सिडी ओरिएंटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, उसमें यही दिक्कत होती है कि जब एक बार हमारा माइंड करप्ट हो जाता है, हम सब्सिडी की ओर देखने लगते हैं, तो आप देखेंगे ज़्यादातर प्रोजेक्ट में केवल सब्सिडी खाना है, अनुदान खाना है, ये दिमाग में आता है और इसी कारण से प्रोजेक्ट फेल होते हैं। मैं प्राय युवाओं को बोलता हूँ कि आप अनुदान मिलता है, बहुत अच्छी बात है, सरकार मदद कर रही है, जरूर लीजिए, लेकिन आपका प्रोजेक्ट अनुदान की बैसाखी पे अगर सोचते हो चलेगा तो उसको मुंह के बल गिरेगा ही, पहली चीज़। और जो खेती में कहता हूँ, खेती आप क्लस्टर बनाओ, कौन सी चीज़ की ज़्यादा डिमांड है उसके हिसाब से प्रशिक्षण दो, खेती उनको करने दो, उनको मार्केटिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, स्टोरेज आप दो सर, ठीक है, कॉमन दो आप। और मार्केटिंग फेयर होना चाहिए, मार्केटिंग फेयर नहीं है, एफपीओ जो है जब तक अपने प्रॉफिट को शेयर नहीं करेगी। अगर हम सोचें कि युवाओं के लिए नौकरी का अवसर है तो नहीं, एफपीओ नौकरी का अवसर नहीं होना चाहिए। कई एफपीओ गिनती चुनती के हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है कि मार्केटिंग के एक प्लेटफॉर्म के रूप में एफपीओ अच्छी अवधारणा है, पर खेती जो है क्लस्टर के रूप में ही होनी चाहिए। अलग अलग क्षेत्र में हर जगह हर फसल नहीं होती है, अलग अलग क्षेत्र में होती है। और अगर अलग अलग क्षेत्र में कोई खास फसल को करना है तो आपको जैसे काली मिर्च कर किया, तब आपको माइक्रो इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा, तब आप कर पाएंगे। एक बहुत यूनिक चीज़, जब आप बस्तर से आते हैं और बस्तर का नाम सुनते ही एक, अब तो छवि थोड़ी सी ठीक है कि बस्तर में उस बस्तर के नक्सलवाद को आपने उसका बचपन देखा, जवानी देखी, और अब या कहें बुढ़ापा होता हुआ नक्सलवाद आप देख रहे हैं। कैसा देख पाते हैं बस्तर को अब आने वाले समय में आप? देखिए, बस्तर में मैं पला बढ़ा, मेरा जो शरीर है वहीं के अन्न जल से बना है। और मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी किताब भी आई है, मैं बस्तर बोल रहा हूँ, मैंने कविता संग्रह था, यह सिटीज बस्तर स्पीकिंग, इंग्लिश में आया, मी आदिवासी बोलतोय मराठी में आया। मैं लगातार बस्तर के ऊपर एक पत्रिका भी निकाल रहा हूँ, कक्षाड़, हर महीने निकलती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ बस्तर मेरे रगों में खून की तरह दौड़ता है। और बस्तर के लिए जो नक्सलवाद था बेहद दुखद दौर था, क्योंकि मेरी कविता ही है कि भाई अगर गोली चलती थी, कोई मरता था तो चाहे नक्सलाइट मरता था या पुलिस वाला मरता था, किसी गरीब किसान का ही बेटा होता था, ठीक है। इधर भी छाती मेरी, उधर भी सीना मेरा, समझ गए। तो मैं बोलता था कटे सिर और कटे पेड़ हम गिनते रहेंगे कब तक। सही। तो नक्सलवाद के चलते काफ़ी दिक्कतें जरूर आई, लेकिन हमें नक्सलवाद के कारणों को समझना होगा कि जो भयंकर शोषण हुआ आदिवासियों का, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ, ठीक है, उसके चलते एक उपजाऊ धरती नक्सलाइट मूवमेंट को मिली, जहाँ इतना ज़्यादा शोषण था वहाँ पे। तो सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ गया था, उनको लगता था कि नक्सलाइट हैं तो कम से कम जल जंगल ज़मीनें बची रहेंगी, इसलिए गांव वाले कुछ हद तक साथ थे। हालांकि हिंसा, बस्तर का आदिवासी हिंसा के पक्ष में कभी नहीं था। अब मैं देखता हूँ कि बस्तर धीरे धीरे उससे उभर रहा है। तो बस्तर के जो प्राकृतिक संसाधन है वो अभूतपूर्व है। बस्तर कोई साधारण क्षेत्र नहीं है। बस्तर चारामा से लेकर कोंटा तक विश्व के 22-23 देशों से बड़ा है, श्रीलंका के लगभग बराबर है। तो इस अंचल में सोना, चांदी तो नहीं, सोना, यूरेनियम, कोरंडम, डायमंड, एल्यूमिनियम भरा पड़ा है। लोहा तो है ही, विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्पंज आयरन क्वालिटी का वहाँ पैदा होता है। तो इन प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन की होड़ है ना, ये संतुलित होना चाहिए। पर्यावरण वहाँ की पहचान रही है, और जिस तेज़ी से जंगल कटे हैं, और जैसे आदिवासियों को एक वहाँ कानून आया कि भाई जितने जंगल काटो उसका पट्टा मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, आदिवासी भाइयों की कुल्हाड़ी को वहाँ के जंगल के खिलाफ खड़े कर दिया। और वो पट्टे के लालच में बेचारे कागज के चंद टुकड़े के
वो कागज का चंद टुकड़ा ही है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन तो आदिवासियों की रही है, उनको मालिकाना हक मिलना ही था, उनको जंगल का हक मिलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन उसके चक्कर में पूरे जंगल साफ हो गए। अब अगर हम हेलीकॉप्टर वगैरह से देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि बचा नहीं है वहाँ कुछ, ज़्यादातर जंगल ख़त्म हो गए। बस्तर मतलब जो बस्तर में बसा वो तर गया बोलते थे, क्योंकि जलवायु बहुत अच्छी थी। लेकिन मेरा मानना है अब भी वक्त है कि हमें जो हजारों साल पुरानी हमारी विरासत थी, बस्तर के आदिवासियों की जो संस्कृति है, मेरा मानना है आज की जो विकसित समाज है उससे बहुत आगे है। उनको मैं बहुत विकसित मानता हूँ, क्योंकि जो महिलाओं को बराबरी का अधिकार हम अभी भी नहीं दे पाए, बस्तर के आदिवासी समुदाय में आज भी है वर्ग चुनने का अधिकार। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और जो भी बेचेंगे पैसा उनके हाथ में जाता है, कुछ भी वनोपज इकट्ठा होगा, घर की महिला बेचने जाएगी, उसके हाथ में पैसा आता है, आर्थिक अधिकार। अच्छा, वर्ग चुनने का भी अधिकार आपने बताया। वर्ग चुनने का अधिकार, वर्ग को ठुकराने का भी अधिकार। ये कैसे? जैसे यदि मान लीजिए शादी हुई, 2 महीना नहीं जमा दोनों में, तो वो छोड़ के आ जाएगी और उसको खर्चा वगैरह जो दोनों बैठ के सेटल करेंगे। लेकिन अगर महिला छोड़ के आई तो कोई महिला में कमी नहीं बताएगा, जैसे हमारे विकसित समाज में बोलते हैं कि जरूर उसमें कुछ कमी रही होगी ना। लोग ये सोचते हैं पुरुष में जरूर कमी होगी और इसको दूसरा वर्ग तुरंत मिलेगा सर। तो बिना कोर्ट कचहरी के है सब? बिना कोर्ट कचहरी के चुनने, पुरुष वर्ग चुनने का अधिकार ये कैसे? ये 100% सर। वहाँ पे माँ बाप को लड़की बताएगी, वहाँ घोटुल होता था, रात को खेलते थे, कक्षाड़ होता है, वहाँ पे चुनेंगे अपने लायक वर्ग को और घोटुल में सीखते हैं। घोटुल में परंपरा, संस्कृति ये सब सीखते थे, नाच गाना बजाना, मृदंग बनाना, तम्बाकू बनाना, आग जलाना, इन सब का एक तरह से ट्रेनिंग स्कूल था। उसके बाद महिला चुनने के बाद उसके दोस्त कोई एक घर परिवार को बता देंगे, फिर जाएंगे और वहाँ पे जैसे कि आज लड़कियों की शादी में देखते हो, हम तथाकथित विकसित समाज है, IAS वगैरह हैं, लेकिन अपने बेटे को बोली लगाते हैं आज भी, अरे हमने इतना पढ़ाया बेटे को, इतना करो, आप देखते हो। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ सर उल्टा देना पड़ता है। अच्छा, हाँ, अगर लड़के को, हाँ लड़के वाले बहुत छोटे भी हैं तो मैं देखता था 2 गाय 2 बकरी देंगे, जो भी जिसकी हैसियत है और देंगे, तब जाके वो उसको शादी होगी। और यहाँ या फिर अगर मान लो आपके कुछ भी नहीं है, आपका मजदूर हो, लेकिन शादी करनी है, तो आप ससुर के खेत में जाके आप 3 साल 4 साल मेहनत करोगे, खेती करोगे, उसके बाद वो शादी कर देगा। तो ऐसी संस्कृति सर, बिल्कुल बहुत बहुत अद्भुत परंपराएं हैं। सरपंच भी चटाई पे सोएगा, दूसरा भी चटाई पे सोएगा। किसी के पास बैल अगर हल नहीं है तो दूसरे के हल से जुताई हो जाएगी। जो आज हम सामुदायिक खेती की बात करते हैं वो वहाँ पहले से है। जो महिलाओं को बराबरी की बात करते हैं वो पहले से है। पर्यावरण तो हम बचा नहीं पाए सर, हमने पूरे विश्व का संतुलित किया। पर्यावरणीय संकट की जब बात करें, छत्तीसगढ़ में एक राजगीत मुझे ध्यान में आता है, अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, इंद्रावती, और ऐसा सुंदर गाना। और मैं देखता हूँ अभी अरपा सूख गया है, पैरी कमज़ोर हो गई है, इंद्रावती के बारे में आप बताएंगे। और मैं देखता हूँ हसदेव नदी की बहुत बुरी हालत है। पर्यावरणीय संकट का नदियों पर भी बड़ा गहरा प्रभाव पड़ रहा है। सर मेरा मानना है नदियाँ सभ्यता की जीवन रेखा है। नदियाँ जिस तरह से हम जल का दोहन, प्राकृतिक साधनों के दोहन के लिए जगह जगह बांध बना रहे हैं, तो नदियों का जीवन समाप्त हो रहा है। हालांकि अरपा पैरी के धार गाना बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें एक लाइन है, इंद्रावती है पखारे तोर पैया, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि इंद्रावती क्यों पैर धोएगी भाई, हैं? इंद्रावती क्यों पैर धोएगी? क्योंकि हम इंद्रावती से में नहाए, वो हमें बड़ी श्रद्धा है। तो मेरे से अगर चर्चा होती तो मैं गीतकार को बोलता एक लाइन को जरा बदल दो। बहरहाल आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन को बिना नुकसान पहुंचाए कैसे जीता है, जीवन का सूत्र आदिवासी समुदाय जानता है। और आज भी अगर हमारे, जिसे हम विकसित समाज मान रहे हैं, अगर होमोसेपियंस को, मनुष्य प्रजाति को बचाना है तो उन आदिवासियों से सीखना होगा कि बिना जंगल को नष्ट किए, बिना पर्यावरण को नष्ट किए, बिना जलधारा को प्रदूषित किए कैसे जिया जाता है। उनके पास जाके सीखना होगा। ये आदिवासी हमारे आदिम पूर्वज हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि हमने तो आदिवासी विकास प्राधिकरण बनाया, पिछड़े आदिवासी को हम सिखा रहे हैं, राष्ट्र की मुख्य धारा में ला रहे हैं, सिखा रहे हैं ना। वो तुम्हारा गुरु है, शिष्य भाव से जाइए उसके पास। बहुत सही। सीखने जाना है तो आपको शिष्य भाव से जाना होगा।
बिल्कुल, बहुत सही। राजाराम त्रिपाठी जी भारत के सबसे अमीर किसान हैं। क्या वो जिन लोगों का नेतृत्व करते हैं, जिनके साथ रहते हैं, कोई दूसरा करोड़पति किसान अब तैयार हो रहा है या एक ही है अभी? देखिए, पहली बात तो मैं नहीं मानता कि मैं सबसे अमीर हूँ। मैं इसलिए मान सकता हूँ कि मेरी ज़मीनें जो हैं जहर से मुक्त हैं, इसलिए उस मायने में मैं अमीर हो सकता हूँ। मैं असल में एक चेहरा हूँ एक बहुत बड़े सामुदायिक खेती का, ठीक है। और मैं मार्केटिंग देखता हूँ, तो मार्केटिंग का आदमी जैसे देखेंगे अब टाई वाई लगा के रहता है, तो मार्केटिंग के लिए मुझे प्रेजेंटेबल रहना होता है। अदरवाइज मैं सबसे अमीर नहीं हूँ, क्योंकि 45 आदमी का तो मेरा ही परिवार है। अगर वो पूरा बांट देंगे ना, क्योंकि एक साथ जुटे तो समृद्धि दिखती है। अगर अलग हो जाएंगे तो हम गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। फिर पूरी जमीन को अगर बांट दोगे 45 लोगों में, तो 10, 12, 15 एकड़ 25 एकड़ जमीन आएगी एक एक हिस्से में। अभी कुल कितनी ज़मीन है जिस पर आप खेती करें? देखिए, पूरे परिवार पे जैसे लोग बोलते हैं 11-12 एकड़ जमीन है, तो मैं मानता हूँ 1 एकड़ को मैं 50 एकड़ बनाने का जादू जानता हूँ सर, है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ हमारी एकड़ हजारों एकड़ जमीन में है। लेकिन अगर जमीन की बात करेंगे तो आज के ज़माने में भू नक्शा से कोई भी देख सकता है कि सीलिंग एक्ट से कम ही है जमीन हमारे पास। और कई बार आदिवासी साथी भी हमारे सेम बाउंड्री में है, तो लोगों को लगता है कि भाई ये आदिवासियों की ज़मीन पे राजाराम जी खेती करें ना। हर व्यक्ति अपने खेत पे खेती कर रहा है। मार्केटिंग हम साथ में करते हैं, और वहाँ पे कोई आदिवासी हो गैर आदिवासी, रेट सबको एक मिलेगा। और चूँकि 30 सालों से सबने देखा, अब आदिवासी परिवार के बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, वो भी देखते हैं कि भाई क्या रेट चल रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन खरीदार है, क्या रेट पे है, वो वेरीफाई करते हैं। और ईमानदारी रही, इसीलिए हमारा समूह आगे बढ़ रहा है। जब आज हम चर्चा कर रहे हैं, कल भी करीब 80 किसान आए थे। रोज 100 किसान, 50 किसान अलग अलग जगह से आ रहे हैं और समूह के सदस्य बन रहे हैं। तो 25-30 सालों तक तो बहुत धीरे धीरे हो रहा था। मुझे लगता था मैं कर रहा हूँ, इसका असर क्यों नहीं हो रहा है। तो पहले लोग शंका की नज़र से देखते हैं आपको, ठीक है, लेकिन आपको अपनी सच्चाई प्रमाणित करने में काफ़ी दिक्कत लगती है। धीरे धीरे लोगों की शंकाएँ दूर होती हैं। और फिर एक तो मेरा मानना है राजनीति भी कई विकास के कार्यों में बड़ी दिक्कतें पैदा करती है, ठीक है। तो धीरे धीरे जब आपके नियत के बारे में चीज़ें क्लियर होती जाती हैं और क्लियर होती जाएंगी, तो फिर आपके बाद आपका मूल्यांकन होता है। हमारे देश में मनुष्य का मूल्यांकन, उसके कार्यों का मूल्यांकन उसके मरने के बाद ही होता है, ये परंपरा है। नहीं, एक और मूल्यांकन होता है, हेलीकॉप्टर से भी होता है। त्रिपाठी जी के पास हेलीकॉप्टर है, एक किसान के पास। कब लिए थे, अब उस हेलीकॉप्टर से करते क्या है? सर, हेलीकॉप्टर 2 साल पहले हम लोगों ने इसके कृषि के लिए केवल, क्योंकि सोच ये थी कि काली मिर्च के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और ड्रोन्स के जरिए 50 फीट तक है, तो वो प्रेशर नहीं मिलेगा कि पूरा में आए, तो उसके लिए काम आएगा। दूसरा, बस्तर में जंगल में जो आग लगता था, तो मेरी सोच थी उसके जरिए हम इमीडिएट बुझा लेंगे, क्योंकि जगदलपुर के आसपास रखेंगे तो कहीं भी 15 मिनट के अंदर हम पहुंच जाएंगे और आग को बुझा लेंगे। तो मैं बहुत सारी और भी कई योजनाएं लेके किया, लेकिन समहाउ अभी जैसे लोगों के दिमाग में था कि भाई हेलीकॉप्टर ही घूमने के लिए ले रहे हैं, नहीं। और एक कर्जा लेके जो प्रपोजल था बैंक के कर्जे पे था, लगभग 90% कर्जा पे था वो। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई दिखाने के लिए जैसे स्टेटस सिंबल की बात कतई नहीं है। और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है गौतम जी। विदेशों में हर बड़े किसान पास है हेलीकॉप्टर, और आज से नहीं 25 साल से। अमेरिका में तो किसी भी बड़े किसान की खेती बिना हवाई जहाज के होती ही नहीं, क्योंकि उतना बड़े बड़े खेत हैं, जहाज से आप करेंगे तभी होगा। दूसरा क्या है, एक ही दिन पूरे एरिया में खेती होना चाहिए, जो थ्योरी मेरी थी इसके पीछे। क्योंकि जैसे एक गांव में 2000 एकड़ है, आज आप 10 एकड़ में आप दवाई छिड़काओ, कल छिड़केंगे और परसों छिड़केंगे, तब तक वो जम करके चौथे में चले जाता है। अच्छा। दूसरा, हाथ से छिड़कते हैं वायरस से, 1 फीट भी जगह अगर कहीं छूट गई तो वहाँ से वायरस फिर आ जाता है। अच्छा। तो हमारे देश में हर साल लगभग 15 से 20% लॉस होता है, ये दवाइयों और खाद के सही तरीके से छिड़काव न होने के कारण। अभी आप पोलैंड जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं? जी, दरअसल क्या है, हेलीकॉप्टर की चॉइस के पीछे कारण ये था कि जहाँ कहीं से भी उड़ेगा उसको लंबी पट्टी नहीं लगेगी, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर जो है जहाज से ज़्यादा महंगा होता है, पहले बता दूँ मैं। तो जो जहाज है, पोलैंड में सबसे सस्ता जहाज है और वहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल भी है। तो मैं वहाँ ट्रेनिंग स्कूल भी विजिट करने जा रहा हूँ, उनके बुलाए पे जा रहा हूँ, मैं कंपनी के बुलाए पे जा रहा हूँ। और उन्होंने ऐसा जहाज निकाला है जिसको
400-500 फीट में उड़ जाएगा। पहले था कि भाई हवाई पट्टी बनाओ तो 50 एकड़ जमीन चली जाएगी, 25 एकड़, इसलिए हम हवाई जहाज पे नहीं जा रहे थे। जबकि छिड़काव के लिए हेलीकॉप्टर से ज़्यादा उपयोगी है जहाज। लेकिन अभी जब पता चला कि अब ऐसा हवाई जहाज उन्होंने खेती में उपयोग के लायक बनाया है जो खेत से भी उड़ जाएगा आराम से, और छोटा, तो मैं इसीलिए जा रहा हूँ। और जल्दी अगर सब कुछ ठीक रहा, माँ दंतेश्वरी की कृपा रही, तो मेरा मानना है हम लोग एक ऐसा मॉडल ले आएंगे खेती पे जिसमें कम से कम 15 से 20% प्रोडक्शन, चाहे धान गेहूँ कुछ भी हो चला, वो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अच्छा। और केवल जहाज के चलते ना, ये केवल खेती में इसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसलिए क्योंकि अमेरिका और हमारे यहाँ कभी सोचा आपने कि बीज वही यूज कर रहे हैं, वही कारगिल कंपनी बीज हमको दे रही है, वही DAP यूरिया वो यूज कर रहे हैं, हम भी यूज कर रहे हैं, वही ड्रिप इरीगेशन वो भी यूज करते हैं, हम भी करते हैं, वही दवाई छिड़कते वो भी हैं, हम भी छिड़कते हैं। फिर भी अगर आप अभी तुरंत एवरेज निकालिए पर एकड़ प्रोडक्शन में, वो हमसे आगे क्यों हैं? एक ही कारण है कि खाद, बीज, दवाई तीनों को धरती में देने का तरीका, उनका जो होमोजेनस सिस्टम है जहाज वाला है। अच्छा, ठीक है। और यही कारण है अगर 15-20% धान गेहूं में प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो ये इस देश के लिए क्रांति होगी, और कभी न कभी मुझे लोग याद करेंगे कि शुरुआत इसने किया था। बहुत से राजा राम जी, क्या संदेश देंगे हमारे सब किसानों को, यूथ को, जो एग्रीकल्चर में आप जैसे को अपना आइकॉन देखते हैं या सोचते हैं, आइकॉन भी नहीं, या सोचते हैं कि वो एक करोड़पति बने, वो एक अमीर बने, वो वैसे ही फटेहाल ना रहे, क्या संदेश है आपका? सर, आजकल थोड़ा बहुत कोई पढ़ लेता है तो खेती नहीं करना चाहता। मैं बीच में बताऊं, लगभग 2 करोड़ किसानों ने खेती छोड़ी है, मैंने न्यूज़ सुनी थी। और क्योंकि रोल मॉडल किसानों में है ही नहीं। खेती में किसान न्यूज़ तब बनता है जब किसान आत्महत्या होती है। जबकि मेरा मानना है कि आने वाले वक्त में सवेरे का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर 25 साल बाद उसी को मिलने वाला है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खेती से जुड़ा है। और मेरा स्पष्ट मानना है कि आप 4-5 एकड़ भी ज़मीन अगर है, अच्छी तरह से तैयारी करिए तो आप राजा राम त्रिपाठी से भी आगे निकल सकते हैं। एक राजा राम त्रिपाठी से देश का काम नहीं चलेगा सर। हर विकास खंड में, हर तहसील में, हर गांव में राजा राम त्रिपाठी होने चाहिए, हर घर में होने चाहिए। क्योंकि हमारे देश में 54% युवा हैं सर। युवाओं का देश है हमारा, और युवा खेती नहीं कर रहे हैं। इस देश का पेट अधेड़ लोग और बूढ़े लोग भर रहे हैं, युवा कोई खेती नहीं करना चाहता। 10-10 एकड़ के किसान मेरे बस्तर में स्विगी वगैरह में और जोमेटो में आके सप्लाई का काम कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर अब सेटिस्फाइड हो जा रहा है, तो कहाँ कितने जोमेटो में आप भेजेंगे? तो युवाओं को इंगेज करना भी है। युवा शक्ति को अगर आप किसी काम में नहीं लगाएंगे, अराजकता फैलेगी। और खेती ही वो सेक्टर है जो पूरे देश के युवाओं को रोजगार दे सकता है। तो खेती में प्रॉफिट वाली खेती करना जरूरी है। और उसका सूत्र सर, कम से कम मेरा मानना है, आप न पंजाब की खेती में है, हरियाणा में, उसका सूत्र बस्तर में है। बस्तर आना होगा। कुआं प्यासे के पास चल के नहीं जाता सर, प्यासे को कुएं के पास जाना होता है। जैसे मैं मार्केट के लिए यूरोप, अमेरिका तो नहीं अभी जाऊंगा, यूरोप और इंग्लैंड और कितने सारे देशों की खाक गली गली में छाना, कि मुझे ज़रूरत थी। तो मेरे मानना है युवाओं को भी अगर वो चाहते हैं कि स्वस्थ जीवन लें, सुखी रहें, तो अपनी जड़ों की ओर मुड़ना होगा, खेतों की ओर लौटना होगा। कि वहीं पर आपको सर स्वास्थ्य भी है, स्वावलंबन भी है और समृद्धि भी है। आज हमारे देश में जो थोड़ा बहुत भी पढ़ लेता है, पढ़ने के बाद एक बार फुल पैंट पहन लेने के बाद वो खेतों में नहीं उतरना चाहता। ये बड़ी दिक्कत है। मैं युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप वापस खेती नहीं कर सकते। मैं अपना उदाहरण बार बार देता हूँ, अपनी बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैंने सर 6 विषय में MA किया, BSc गणित किया, LLB किया और 3 डॉक्टरेट हुए। अभी हाल में ही मैंने गांडा जनजाति के ऊपर मैंने बस्तर विश्वविद्यालय से, महेंद्र विश्वविद्यालय से, गवर्नमेंट विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट किया। तो अभी भी पढ़ रहा हूँ।
अभी और एक डॉक्टरेट की थीसिस जमा करता है मुझे। मेरा कहना है कि पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप धरती से कट जाओ। लोगों को ये रहता है कि मैं तो डॉक्टर इतना पढ़ लिया हूँ, मैं क्यों खेती करूँगा। तो मैं युवाओं को कहता हूँ जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतनी अच्छी खेती आप करेंगे। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। पढ़े लिखे लोगों को खेती में आना चाहिए। जब मैं अच्छी नौकरी छोड़ के, बैंक अफसर की नौकरी छोड़ के, प्रोफेसर की नौकरी छोड़ के खेती कर सकता हूँ, तो मेरा मानना है सबके लिए खुला है। बस्तर इतना पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ रह के अगर हम सफल खेती कर सकते हैं तो बाकी जगह के उनके लिए तो पूरा आसमान खुला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद राजा राम जी, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई। और ये थे राजा राम त्रिपाठी जी, जिन्होंने खेत में जो सफ़र शुरू किया, एक बैंक के नौकरी से खेती पर आए और खेती में भी एक ऐसा मॉडल दिया, 1 एकड़ को 50 एकड़ खेती में कैसे कन्वर्ट करें। न केवल प्रोडक्शन किया बल्कि मार्केटिंग में भी देश नहीं तो विदेशों के लगभग 40 देशों में हर्बल प्रोडक्ट्स आपके जाते हैं। मार्केटिंग के सूत्र को समझा, प्रोडक्शन और मार्केटिंग के बीच का जो गैप है उसको समझा, और आज एक बड़ा इंडस्ट्री लोगों को रोजगार देने के रूप में हो, स्वयं संतुष्टि के रूप में हो, पर्यावरण संरक्षण के रूप में हो, ये सब काम आप इस मॉडल के रूप में कर रहे हैं। भारत में ऐसे सफल किसान की गाथा हम जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा हमारे अंदर इस व्यवसाय के लिए, खेती के लिए, पशुपालन के लिए और उत्साह जगेगा। ये काम द किसान शो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को आप भी ज़रूर देखें और अपने इष्ट मित्रों को, सबको ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजा राम जी, आपने बहुत समय दिया। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।